कमजोर शुरुआत के बाद संभलते हुए बाजार दिन की ऊंचाइयों के करीब होता हुआ ट्रेड बचा है इस हफ्ते का आखिरी 1.5 घंटा। रिकवरी कुछ और बनेगी या फिर से फिसलेंगे? वीकेंड सेशन के पहले क्या रखें सावधानी और क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी, इसी पर रहेगा फोकस। आप देख रहे हैं जी बिजनेस का बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। वीकेंड सेशन है, इंडिया पाकिस्तान मैच फिर देखना है कल, बट उससे पहले बाजार का भी मूड अब आपको सुधरते हुए दिख रहा है। पूरा हफ्ता अच्छा रहा है। आज सुबह थोड़ी कमजोर शुरुआत हुई थी, बट वहां से बढ़िया रिकवरी आई। तो इस रिकवरी में क्या करना है और वीकेंड की क्या तैयारी करना है, दोनों के जवाब आपसे लेने हैं सर। बिल्कुल दीप, और मेरी तो वीकेंड की तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। बस शो खत्म करने के बाद मुझे फ्लाइट ही लेनी है। अच्छा, आज ही जा रहे हैं? हाँ, आज ही जाना पड़ेगा। कल तो कल फिर 2 बजे मैच है। मेरे ख्याल से 12 बजे से तो स्टेडियम में वो प्रोग्राम से 12:30 बजे से लाइव है। और उसमें काफ़ी आर्टिस्ट वगैरह परफॉर्म वगैरह कर रहे हैं। तो जब जा ही रहे इतना दूर से, नहीं सही बात है। तो पूरा है। तो आज का डिनर अहमदाबाद में। आज का डिनर अहमदाबाद में है। तो अगर मतलब 12 बजे आपको स्टेडियम में पहुंचना है, आई एम श्योर 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 लोग हैं। समय थोड़ा लेके जाना। हाँ, आराम से, ताकि। और एक्चुअली वो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, 2 तरह के मजे हैं जब आप मैच देखने जाते हैं। एक तो बड़े वीआईपी की तरह से आराम से बिना किसी लाइन के धड़ से ऐसे घुस जाए, वो भी अच्छा लगता है कि चलो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ा, फटाफट अंदर घुस गए, चले गए ये वो। बिल्कुल। दूसरा एक मजा लाइन में लग के जाने का भी है। उसमें जो माहौल बनता है ना, जोश ही अलग है। वो क्राउड का वो क्राउड देखने का वो जो फील आता है अनडाउटेडली आपको स्टेडियम में। तो जैसा भी चांस मिले उसको एंजॉय करना चाहिए। दोनों मौकों को एंजॉय करें। जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन एंजॉय कल मैच हमें करना ही करना है। और आपको भी एक काम करना है, आप भी जल्दी से मुझे मैसेज करके भेजिए कि कल विनिंग स्कोर क्या होने वाला है। और उस विनिंग स्कोर का आप अंदाज़ा लगाइए। और जो जिन लोगों का अंदाज़ा सही निकलेगा उन सबके नाम हम कल मंडे को टीवी पे दिखाएंगे। अगर किसी का सही नहीं निकला तो जो एकदम, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि 323 रन होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 323 जितने जिन लोगों ने बताया हम सबके नाम देंगे कि भाई ये क्रिकेट एनालिस्ट ऑफ द ईयर है। यस, 100% है ना। इंडिया पाकिस्तान के मैच का अगर स्कोर कोई प्रेडिक्ट करे तो उससे बढ़िया क्या बात है। और अगर कोई समझे नहीं हुआ तो 321 वाला हुआ, 324 वाला हुआ, 22 वाला, आसपास वालों को भी हम तो चिंता न करें। आप अंदाज़ा अपना लगाएं और जल्दी से मुझे मैसेज करके भेजें कि कितना स्कोर होने वाला है। और कल भी मैं आपको बहुत सारे सवाल पूछूंगा। अच्छा। कल तो मुझे लगा मैं स्टेडियम से ही पूछूंगा। स्टेडियम के आसपास से, वहाँ से फुल मतलब क्रिकेट में रहेंगे कल तो। हाँ, बिल्कुल। मूड माहौल तो बना हुआ है आज से ही। हम तो एक्साइटेड हैं मैच के लिए। उससे पहले थोड़ा बाजार को भी नेविगेट करना है। बाजार भी वैसे अच्छे मूड में आया, अच्छी बात है सर। पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है, फिर बाजार की बात। बड़ी बात ये दीप कि बाजार खुले भरे कमजोरी के साथ और गिरे भी, लेकिन उसके बाद रिकवर भी होते हुए दिखे। निचले स्तरों से अगर आप देखें तो 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी निफ्टी में आ चुकी है। 19,750 के बड़े आंकड़े के करीब हम महज 35 अंकों का नुकसान बचा है। हाँ, बैंक निफ्टी उतनी मजबूती और रिकवरी नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन अभी भी 250 पॉइंट नीचे है। निचले स्तरों से 150 पॉइंट रिकवर होने के बावजूद सेंसेक्स भी कोई खास कमजोर नहीं, 125 पॉइंट का नुकसान मैनेजेबल माना जाएगा। इन्फोसिस और आईटी शेयर ने बाजार पर दबाव बनाया, हालांकि उतने नहीं गिरे जितने गिर सकते थे या जितने गिरने चाहिए या जितना गिरने का डर था। रियल एस्टेट स्टॉक, सरकारी कंपनियां और चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स ये बाजार को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। मजबूती देने का काम एक और कर रहा है, वो है डाउ फ्यूचर्स। अब धीमे धीमे अपनी बढ़त बनाता हो 82 अंक ऊपर हो चुका है दीप। तो यहाँ से एक अच्छा संकेत आपको मिलता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर से एक बढ़िया तेजी के संकेत आते दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है, कोई खास डर वाला माहौल वहाँ पर इस वक्त आपको दिखेगा नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का मूड माहौल बरकरार है। फर्स्ट क्लास खरीदारी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में होती हुई दिख रही है। यही वजह है कि बीएसई और एनएसई दोनों पर बढ़ने वाले शेयर जाना है कमजोर शेयरों के मुकाबले। तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। ये आपके लिए अच्छा लगता है। गॉट इट सर। चलिए, ये समय बाजार का मूड पॉजिटिव है, थोड़ा बेहतर हो रहा है संकेत। इनफैक्ट निफ्टी तो ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी दे चुका है। बैंक्स की तरफ से अभी भी थोड़ी नरमी आ रही है। ब्रॉडर मार्केट भी ठीक मूड में दिख रहे हैं। कैसे समझना है, क्योंकि आज सुबह ही आपने कह दिया था कि एक तो ये 150 पॉइंट जो गिफ्ट निफ्टी नीचे था ये सही नहीं है। ओपनिंग के बाद हमने देखा रिकवरी भी आई। आईटी दिग्गजों में भी ओपनिंग के बाद रिकवरी आई। हालांकि इन्फोसिस अभी भी नीचे, बट ओपनिंग लेवल से सुधरा हुआ है। एचसीएल टेक तो खैर सुबह से ही पॉजिटिव भी हो चुका है। जरा समझाएं सर बाजार के एक्शन को। दीप, आज का रिएक्शन मार्केट का एकदम परफेक्ट है। राइट, यही होना चाहिए और ये सही भी है कि अगर देखिए, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, समझते हैं भी कि अगर ये तो गिफ्ट निफ्टी तो ये दिखा रहा था, ये हो गया ऐसा। 2-3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो गिफ्ट निफ्टी से जब भी जो भी संकेत आपको मिलते हैं वो संकेत सिर्फ ओपनिंग के होते हैं। ओपनिंग के बाद के संकेत वहाँ से नहीं होते हैं। ओपनिंग के बाद के संकेत तो आप, हम, एफआईज, घरेलू फंड्स और सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होना है, राइट।
ओपनिंग तक के संकेत। और अभी तो आपको अगर ये प्रॉब्लम छोटी लग रही तो आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जब फुल फ्लेज ट्रेडिंग अगर 6 से 9 बजे या 12 बजे तक भगवान जाने कितनी होती है इंडेक्स में अगर ट्रेडिंग शुरू हो गई, क्या करेंगे? तो फिर तो आप ये बोलोगे यार हमें तो संकेत समझ में नहीं आ रहे। सो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि गिफ्ट निफ्टी का संकेत सिर्फ 9:15 बजे तक या 9:08 तक है। Got it. उसके बियॉन्ड उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बियॉन्ड तो फिर सुबह आप किस मूड से उतरते हैं, मुझे क्या खरीदना है क्या बेचना है, आपको कितना डर है, आपको कितनी खुशी है, एफआईएस का क्या मूड माहौल है, लोकल फंड्स क्या करते हैं। तो 9:15 बजे के बाद का ट्रेडिंग सेशन तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो तब थोड़ी डिपेंड करता है कि गिफ्ट निफ्टी ने क्या कहा था तो 100 ऊपर खुल गया 100 नीचे खुल गया तो वहीं के वहीं रहेंगे। वो नहीं होता। तो इसलिए कई बार है ना, लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको लगता है और यार वहाँ से तो ऐसा संकेत मिल रहा था, ऐसे खुल गए, खुलने के बाद तुरंत ही ऐसे हो गए। तो जो रनिंग मार्केट में आपको दिख रहा है वही सही है, वही सत्य है, क्योंकि ये पूरे पार्टिसिपेशन के साथ है। जहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में चुनिंदा एफआईएस ट्रेड करते हैं, यहाँ पूरा मार्केट ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी में सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड होता है या पूरे मार्केट में ट्रेड होता है। वहाँ सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, यहाँ पर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कैश सब में ट्रेड होता है। तो रियल प्राइस डिस्कवरी ये है जो आपके मार्केट में आपके सामने सही भाव ये है। इसलिए गिफ्ट निफ्टी से सिर्फ संकेत लीजिए, निर्णय मत ले लीजिए कि यही होगा। समझ गया। हम गलती वही करते हैं, हम डिसाइड कर लेंगे इसमें 100 नीचे दिखाया ना या 150 नीचे दिखाया तो 150 नीचे खुलेगा, 150 ही नीचे रहेगा ना, ऐसे नहीं होता है ना। सो ये थोड़ा सा एक माइंडसेट अपनी चेंज करेंगे तो आप बाजार को ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका डायरेक्शन पकड़ पाएंगे। एनीवेज, जहाँ तक आज के बाजार का सवाल है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लेकिन अब जहाँ आप पहुँचे वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की रेंज आ रही है। ठीक है, अगर वीकेंड सेशन नहीं होता तो मैं आपको बता आने दो ऊपर 19,800 850 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ओके, ठीक है, वहाँ तो करनी है। क्योंकि वीकेंड सेशन है तो मैं आपको 19,765 के आसपास से अलर्ट होने की राय दूंगा। थोड़ा सावधान होना शुरू कर दीजिए। डेज हाई पर इस समय, डेज हाई पर है, यहीं पे सावधान होना शुरू कर दीजिए। सुबह डे लोज पे आपको डरने नहीं दिया, डे हाई पे मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने नहीं दूंगा। पूरे हफ्ते आपने कहा है मैं मेरा काम ही ये है कि जहाँ लगेगा कि अपने को रुकावट की रेंज आ रही है वहाँ पे आज अगर 19,850 के ऊपर बंद होगा तो हम कह देंगे कि ठीक है भाई अब नई तेजी करनी है, कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन तक हम 19,850 को पार नहीं कर पाए, आज पार करके अगर वहाँ बंद हो रहे हैं थैंक यू, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो अपने 19,765 से 19,840 ये रेंज जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। गॉट इट, क्लियर है, वापस मौका मिलेगा तो खरीद। और दूसरा इसलिए भी करनी दीप, वीकेंड सेशन है, देखो है ना, पता नहीं कल क्या भगवान जाने, वो रोज स्टेटमेंट भी आते हैं, हम ये कर लेंगे। अब तक 2-3 दिन तक तो खाली लड़ने में ही बिजी थे, अब बोलने में बिजी हो गए। हमास और इजराइल वाले दोनों भाषणबाजी ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, लड़ तो रही होंगे खैर, लेकिन तो फिर क्या है, वीकेंड पे कुछ ऐसा वैसा हो करे तो क्यों दिमाग लगाना है, थोड़ा हल्का रहो। अच्छी रिकवरी मिली, सुबह तो 150 पॉइंट देख के हालत खराब थी, डर लग रहा था इतना, आज अभी अच्छी रिकवरी हो गई तो कम से कम है ना उस रिकवरी का फायदा उठा के थोड़ा ऊपर में हल्के भी होते रहे, ताकि आपको नीचे जगह रहे वापस लेने की। मिल जाएगी तो ठीक, नहीं मिली तो आपका क्या लेके गया, बस सिंपल। ठीक है, चलिए ये है इस समय का बाजार का। और ये राय निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पे 44,500 आने दीजिए, वहाँ पे देखेंगे। ठीक है सर, गॉट इट। तब तक HDFC लाइफ पर भी नजर डाल देते हैं सर, बात करते करते नंबर्स आगे। HDFC लाइफ के मुनाफा तो आई थिंक बैंक ऑन अनुमान मुताबिक आया 377 करोड़ का मुनाफा है, अनुमान 370 करोड़ का यहाँ पर निकल कर आया था। करीब 14% मुनाफा इनका बढ़कर आया है आपके लिए। नेट प्रीमियम इनकम ये इंटरेस्टिंग रहेगी, ये आपके लिए 14,756 करोड़ की आई है। हमने अनुमान लगाया था 14,995, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था, तो हल्की सी अनुमान से कम आई है, करीब 250 करोड़ रुपए ये अनुमान से कम आपको नेट प्रीमियम इनकम का आंकड़ा दिखता है। ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टिमेट्स ही आप कह सकते हैं, बट मुनाफे का आंकड़ा आपका बिल्कुल अनुमान मुताबिक आते हुए दिखा है। देखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस करीब 7.25% की बढ़त, 7.25% की बढ़त हम लगा रहे हैं। VNB मार्जिन स्टेबल रहना चाहिए, कुल AUM में भी 19% की आपको बढ़त दिखनी चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो इनका थोड़ा घटकर आया है, 201% का हमारा अनुमान था, आई थिंक उससे और भी थोड़ा घटा है। ऑलरेडी हमने अनुमान लगाया था थोड़ा घटकर आएगा, पर थोड़ा अनुमान से ज़्यादा ही घटकर आया, 194% पर आया, हमारा अनुमान 201% का था। न्यू बिजनेस प्रीमियम में अच्छी ग्रोथ रहने की उम्मीद रही है, देखते हैं न्यू बिजनेस प्रीमियम इनका कितना एक्चुअली निकल कर आता है। 0.8% की ग्रोथ का हम अनुमान लगा रहे हैं, बट ये है आपके लिए फर्स्ट कट। जहाँ तक HDFC लाइफ का सवाल है, स्टॉक में कुछ ज़्यादा एक्शन इस समय आप नहीं देख रहे हैं, माइल्ड पॉजिटिव ही इस समय ट्रेड कर रहा है। आइए, तैयार हैं कुशल और तैयार हैं अरमान, खबरें और साथ ही इवेंट्स के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं?
गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में ऑफ कोर्स कैश सेगमेंट से अभी भी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और सोम डिस्टिलरीज इनके नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही आज बीएससी के जो बैंक एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी फ्राइडे के हिसाब से आज आखिरी एक्सपायरी होने वाली है। सोमवार ऑनवर्ड्स लाइक एवरी मंडे अब आपको बैंक एक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हुए दिखेंगे 16 तारीख ऑनवर्ड्स। अक्टूबर महीने का यूएस का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा भी आएगा आज शाम को, तो उस पर भी नजर रखिए। जहां तक कल का सवाल है नतीजों के लिहाज से डालमिया भारत इसके नंबर्स आएंगे। साथ ही कैश सेगमेंट से एवेन्यू सुपरमार्ट, टेक्समैको, रेल जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखनी है। भारत बनाम पाकिस्तान का कल मैच भी होगा। जहां तक सोमवार का हिसाब है 16 अक्टूबर निफ्टी से एचडीएफसी बैंक का अपना जो मर्जर हुआ था उसके बाद ये पोस्ट मर्जर पहला इनका ये क्वार्टर रहने वाला है नतीजों के लिहाज से। साथ ही फेडरल बैंक का ये भी मार्केट आज के दौरान अपने नंबर्स पोस्ट करते हुए दिखेंगे और हमारा सितंबर महीने का जो WPI आंकड़ा है वो भी आता हुआ दिखेगा। MCX नई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएगा सोमवार से और ट्रेडिंग जो है सुबह 9 बजे की जगह 11:45 बजे से शुरू होती हुई दिखेगी। ग्रासिम यहाँ पर फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प जो हार्ले डेविडसन X440 है उसकी बुकिंग दोबारा से ये शुरू करने वाले हैं और PVR आइनॉक्स कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करते हुए दिखेंगे सोमवार को। और EMS लिमिटेड पर भी नजर रखिए जो 50% एंकर लॉक इन है वो भी खत्म होता हुआ दिखेगा 30 दिनों वाला। ओके, ये है आपके से पूरा का पूरा एक्शन जो बाजार में आने वाला है। आज खबरें कौन सी रही हैं आइए एक बार अरमान से भी जान लेते हैं। अरमान बताएं आज के इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी हैं। बिल्कुल, कुछ खबरें भी हैं और अगर आप नतीजों की बात करें सबसे पहले एबी मनी यहाँ पर जो है यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें मुनाफा जो है इनका 9.7 करोड़ से बढ़कर लगभग 12 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय भी 68 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ पर जो है वहाँ पर आती हुई दिखी है। और मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स 34.1% से बढ़कर 40% पर आते हुए दिखे हैं। साई सिल्क यहाँ पर अगर आप देखें तो मुनाफा इनका 28.5 करोड़ से घटकर 16.5 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और मार्जिन्स में भी आपको कटौती दिखेगी 16.4% से कम होकर 14.6% पर आते हुए दिखे हैं। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले NMDC पर आपको ध्यान रखना है जो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिखी है जिसमें NMDC स्टील प्लांट के विनिवेश ने जो है रफ्तार पकड़ी है जिसमें आपको फोकस में रखना है NMDC को। नगरनार स्टील प्लांट की बिक्री के लिए प्लांट विजिट जो है वो जल्द होने वाली है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से प्लांट विजिट जो है वो शुरू होगा। लैंडमार्क यहाँ पर अगर आप देखें लैंडमार्क कार्स में यहाँ पर सब्सिडरी को MG मोटर से LOI मिलता हुआ दिखा है। लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो मिलता हुआ दिखा है। गोवा में डीलरशिप खोलने के लिए इनको जो है LOI मिला है। IOC NTPC JV में लगभग 1660 करोड़ का निवेश को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। प्राज इंडस्ट्रीज DIs ने Q2 में हिस्सेदारी बढ़ाई है 8.4% से बढ़ाकर 10.2% कर दी है और FIs ने हिस्सेदारी घटाई है 18.3% से घटाकर लगभग 17.9% कर दी है। सोना BLW प्रिसिशन DIs ने Q2 में हिस्सेदारी घटाई है। DIs की हिस्सेदारी 28.2% से कम होकर 27.5% हो गई है और FIs ने यहाँ पर थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है 31.7% से बढ़ाकर लगभग 33.4% के आसपास कर दी है। PVR आइनॉक्स यहाँ पर ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने बीते पिछले 6 महीनों में 2% हिस्सेदारी घटाई है। उनकी जो हिस्सेदारी है 7.2% से कम होकर 5.2% हो गई है और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आप HDFC बैंक देख लीजिए 46 लाख शेयर्स, गेल 10 लाख, मदरसन सुमी 20 लाख, जोमेटो 13 लाख, पिरामल एंटरप्राइजेज 11 लाख, IRFC 25 लाख और NMDC 12 लाख शेयरों के कई सौदे होते हैं। ढेर सारी खबरें। ओके, आइए सभी मेहमानों का किया जाए स्वागत और कौन कौन आ चुके जरा एक बार देख लेते हैं। 3 का तो मुझे पता है, बिना देखे बता सकता हूँ। बताइए। वागले साहब, हिमांशु जी, आशु जी। अच्छा, हाँ। बाकी इन तीनों की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है। अच्छा। इसलिए इनका बिल्कुल की। बाकी देख के बताना पड़ेगा। ओके, बाकी कौन? विश्वेश जी है, विश्वेश जी आ गए, सुमित जी भी आ गए और बंसल जी भी आ गए। हिमांशु जी कहाँ है? हिमांशु जी ने मैसेज तो भेजा, फिर गायब हो गए। ओके, थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे। ओके, और जैसा कि वागले साहब की रिक्वेस्ट तो पहले आई, लेकिन वागले आशु जी ने मुझे क्लियर कट बोला है कि आज वागले साहब के पहले मेरे लिए बिगुल बजाया जाए। अच्छा, वागले साहब कुछ कह रहा है जी। वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने वाला था कि आप विश्वेश जी या आशु जी को पहले बिगुल के लिए बजवाइए और फिर मुझे मौका दीजिए। अच्छा, ऐसा इतना बड़ा दिल रखने की कोई खास वजह आपके? अनिल जी उम्र के साथ दिल भी बड़ा हो जाता है। नहीं, आपके UPI अकाउंट में आ गए पेमेंट सारे इनकी तरफ से? पहले क्रेडिट चेक कर लीजिए। आइए, सिंह के सुल्तान आशीर्वाद। आशीष सर, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, बताएं।
अनिल जी, आज मेरा सिर्फ जल्दी कहने का रीजन यही था कि आज के जो स्प्रेड्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों 1:1 बुल स्प्रेड है। अनिल जी, मुझे तो मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल जी, अभी आप वीकेंड जो सेशन की बात कर रहे थे, वीकेंड सेशन पे ये हाल है, मतलब आज गैप डाउन जितना हुआ था अनिल जी, मुझे तो लगता है कि अगले हफ्ते में ऐसे ही हमारे को गैप अप देखने को मिल सकता है। तो मैं अनिल जी, मतलब अभी जब आपने शो स्टार्ट किया था तब वो कॉल्स के भाव और अब के कॉल्स के भाव में बहुत फर्क आ गया है, मतलब पिछले 10 मिनट में, इसलिए शायद मैं जल्दी भी थोड़ा कर रहा था कि आज प्लीज करना। और थैंक यू वागले जी, थैंक यू सो मच जल्दी करने के लिए। दो आपने तो परमिशन दे दी, लेकिन मार्केट ऐसे भाग रही है। बट अनिल जी फिर भी बोलो तो सही, एक आशीष जी जल्दी से बोलो, बैकग्राउंड मत बताओ, बैकग्राउंड बाद में देना आराम से, हाँ पहले खोल दो। अरे अनिल जी उस पर तो अनिल जी देखिए, 19,650 की एक कॉल लेनी है, 19,650 की, और 19,800 की एक कॉल बेचनी है। अनिल जी, मैं बहुत दिनों के बाद, मैं क्या महीनों सालों के बाद, ये 1:1 निफ्टी का स्प्रेड है, 19,650 की डीप इन द मनी हो गई है, अब एक कॉल लेनी है, 19,800 की एक बेचनी है। अनिल जी, इसकी कॉस्ट 80 रुपीज थी, अब 90 रुपीज हो गई है, क्योंकि मार्केट चल रहा है 90 रुपए, मतलब अनिल जी 19,650 और 90, 19,740, 95 लगा लीजिए, 745 और 775 ऑलरेडी निफ्टी चल रहा है। मुझे अनिल जी अगला हफ्ता तेजी लग रही है, हो सकता है अनिल जी मंडे ट्यूसडे में आज जैसे हमने गैप डाउन देखने को मिला, गैप अप हो सकता है। सिमिलरली अनिल जी जल्दी से बोलता हूं, 44,200 डीप इन द मनी बैंक निफ्टी की एक कॉल लेनी है और 44,600 की बेचनी है। 250, 200, 250 अनिल जी, अभी स्क्रीन नहीं देख रहा हूं तो ऐसा ही कुछ भाव था। तो मतलब जो स्पॉट निफ्टी चल रहा है उससे आप काफी नीचे की प्राइस में आप 1:1 स्प्रेड बनाइए। तो अनिल जी निफ्टी और बैंक निफ्टी मुझे आने वाले टाइम में आज भी और अगले 2-3 दिन के लिए भी, स्टॉक्स की बात अलग करेंगे, ये अनिल जी इसलिए मैं जल्दी कर रहा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है मार्केट। और इंडेक्स में ये जो बार बार अनिल जी लास्ट वीक भी कहा था, ये वॉर के चलते जब भी गैप डाउन के मौके मिले, ये इन्फोसिस, टीसीएस, ये चीजें करते रहेंगे अपनी, लेकिन अपने को इंडेक्स और चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स में ध्यान देना है, तेजी बरकरार रखनी है, अपॉर्चुनिटीज है, मिस नहीं करनी है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक एक कॉल ही बेचना है, राइट सर? बिल्कुल अनिल जी, एक एक कॉल बेचना है। जब अच्छी तेजी लग रही है तो अनिल जी क्यों फंसना है। और अनिल जी ऐसी वॉलिटिलिटी बनने वाली है कि जो ऑप्शन सेलर्स का तो अनिल जी मतलब बहुत धमाल होगा अभी आने वाले दिनों में, आप देखना। तो अनिल जी मतलब तो जो ऊपर वाली ऑप्शन वाले हैं जो ना 1-1, 2-2 रुपए बेचते हैं, उनको भी 10-10 मिनट में पिछले फिर निफ्टी वाले दिन 10 मिनट में ही मतलब झटके दिखा दिए थे। पर अनिल जी सबसे बड़ी बात है कि जो गैप डाउन हमें मिला, ऐसे ही गैप अप ओपनिंग पे मिलेंगे। तो अनिल जी तो अगर प्रीमियम देना है तो फिर पूरा पैसा मतलब पूरा प्रॉफिट भी खाने की कोशिश करें ना अनिल जी। थोड़ा तो अभी मौके हैं तो इसको मुझे लगता है कि एनकैश करना चाहिए। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन बोथ द इंडाइसेस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और मुझे लगता है कि जितना बड़ा गैप डाउन नीचे को मिलेगा उतना ही बड़ा हमारे को ऊपर का भी मिल सकता है अनिल जी। तो ठीक बात है। तो खरीदारी करने की राय आशु सर की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करें। और इस बीच 44,500 के ऊपर निकलता हुआ बैंक निफ्टी ने बड़ा पड़ाव पार किया। निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के करीब 19,800 के करीब पहुंचता दिख रहा है। और अगर आपको सुबह से हरियाली नहीं दिखी हो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, और आपको अगर सिर्फ दिग्गज शेयरों में देख के ही आपका मन बनता हो कि हरियाली है, तो फिर सेंसेक्स के दर्शन कर लीजिए। हरे निशान में लौटता हुआ सेंसेक्स 30 पॉइंट ऊपर है इस वक्त, और निफ्टी भी किसी भी वक्त हरे निशान में आ सकता है। 1 पॉइंट नीचे दिख रहा है, आधा पॉइंट नीचे, 1 पॉइंट नीचे, 2.5 पॉइंट नीचे, ये है निफ्टी। 1 पॉइंट ऊपर हरे निशान में निफ्टी है। निफ्टी लाओ भाई, जो अभी अभी हरे निशान में है उसको दिखाओ, दिखाने में देर हो जाती है, फिर लाल में लो, ये लो जी, निफ्टी भी आ चुका है। तो बधाइयाँ आशु सर को भी बधाई। आशु सर ने अगर थोड़ी देर भाषण थोड़ा कम दिया होता तो 20 पॉइंट और नीचे में दे देते थे, है ना? नहीं अनिल जी, आज मेरा भाषण नहीं था, आज आपकी क्रिकेट की बातों ने डिले किया है। देखो अब आपको समझ में आया दूसरे आदमी कितना फ्रस्ट्रेट करते हैं, तो मैंने कितना फ्रस्ट्रेट किया होगा आपको मैं समझ सकता हूँ। आइए, अभी जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उनको रोकते फ्रस्ट्रेट होने से, और वो है बंसल जी। जल्दी से बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। जी बंसल जी फरमाएं। देखिए अनिल जी, फरमाने के लिए तो ये है कि वागले जी आपके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है। जब मतलब कि किसी ने जगह छोड़ी है ना, तो अनिल जी सबसे आखिर में आए हैं। आपने आशु जी के लिए जगह छोड़ी है तो सबके बाद आएंगे। 1-2 बार मैंने सुबह पिक ऑफ द डे में रिक्वेस्ट करी थी कि कुणाल जी का पहले ले लो, तो कुणाल जी का नहीं, सबका लेने के बाद ही आते हैं। तो आप आराम से मतलब कि ऐसे ही मुस्कुराते रहे आज, मतलब कि फ्रेम में अच्छे लग रहे हैं आप, मतलब कि स्मार्ट लग रहे हैं मोर देन, मतलब कि जो रेगुलर लगते हैं उससे बेटर लग रहे हैं आज आप। तो अनिल जी, जो हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है वो अनिल जी डिलीवरी की राय है। वायदा बाजार का स्टॉक है बट लेना डिलीवरी में है। स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर।
इसको देखें तो अप्रैल 2022 में 499 के हाईज लगाने के बाद स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी, 250 रुपए तक की करेक्शन देखने को मिली है। अब बड़े चार्ट में बड़ा रिवर्सल है, रिवर्सल इसके ट्रेंड के रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। 292 293 के अराउंड चल रहा है, 270 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। 345 350 के टारगेट जोन के लिए चंबल फर्टिलाइजर पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। टाइम फ्रेम रखना है 1 से 1.5 महीने का। चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी की राय है। चंबल फर्टिलाइजर, इसमें है खरीदारी की राय। थोड़ा पोजिशनल व्यू लेकर इस पर डिलीवरी ले लें और अपने पास रखें, थोड़ा उतार चढ़ाव में, बट एसेंशियली 350 तक जा रहा है। अनिल जी, बंसल जी को तो 350 तक का भरोसा है। आप भी हर बार कहते हैं कि बजट से पहले ये स्टॉक एक्शन में आता है, आपका कितना? मेरा 320-25 का टारगेट है, उसके बाद रिव्यू करेंगे। मेरा टारगेट 320, क्योंकि मैं बुलिश भी 265-70 से हूँ जी, लगातार वहाँ से हूँ कि मेरा बजट तक का 15 से 20% तक का जनवरी के तक का मेरा टारगेट है। जल्दी आ जाए 320-25 सपोज अभी, तो हम भी टारगेट रिवाइज कर लेंगे, बट फिलहाल 320-25 का टारगेट तो मेरा भी है। बजट तक के पहले ये आने की संभावना पूरी है। ओके, तो नजर रखिए, चंबल फर्टिलाइजर एक्शन में आ रहा है ये काउंटर। आइए वागले साहब के पास चलते हैं। वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, इंडसइंड बैंक में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। 1460 का वो लेवल है जिधर ब्रेकआउट आया है। अभी 1466 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये सस्टेन करेगा, ये 1500 तक जाएगा, वो भी टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। आपको मंडे या आउटर साइड ट्यूसडे 1500 के लेवल दिखने चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, मल्टीपल टॉप्स को क्लियर किया है, और जो 4 से क्लियर किया है, मुझे लगता है ये मूव एक शायद मंडे को ही आ जाए। आपका स्टॉप लॉस एक 10 रुपए नीचे होना चाहिए, 1455 का। 1455 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक में की जाए खरीदारी। स्टॉक आज बैंकिंग स्पेस में सबसे मजबूत दिख रहा है दिग्गज बैंकों में, इंडसइंड बैंक। यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ेंगे आगे, और इस वक्त सुमित जी है तैयार, और सुमित जी के बाद आज विश्वेश जी भी तैयार है, लेकिन विश्वेश जी नहीं देंगे कोई भी पिक, वो बताएंगे प्लेयर ऑफ द डे। अच्छा, हाँ, उससे पहले सुमित जी के लिए भी कुछ, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 74 रुपया 10 पैसा। 74.10 का भाव है। ये स्टॉक में बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं, और अभी भी ये स्टॉक में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक का नाम है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। SJVN के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक में आज एक बढ़िया कैंडल फॉर्म हो रही है। पिछले 5-7 दिनों के साइडवेज मूव के बाद स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, और स्टॉक में कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने को भी मिल रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर में 78 रुपए से लेके 82 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पोजिशन तौर में इसमें और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। आज की जो कैंडल फॉर्म हो रही है, इसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से 8 से 10% का मूव जल्दी आने वाले हफ्ते में दिखाने को तैयार है। नीचे में 70 रुपया 71 रुपया ये सपोर्ट है, तो 71 के स्टॉप लॉस से SJVN में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 78 का पहला टारगेट, 82 का दूसरा टारगेट। खरीदारी करें 4-5 दिन का व्यू लेके SJVN। ओके, SJVN 4 से 5 दिनों के व्यू के साथ आपको करनी है यहाँ पर खरीदारी। और बता दूं, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, और स्पेशली आशु जी को भी होगी खुशी कि सेठी साहब आज शो में लाइव हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई खुशी मत करिए, स्टूडियो में नहीं है, अपने ऑफिस से लाइव से जुड़ रहे हैं। तो सेठी साहब भी जुड़ चुके हैं, और इस बीच विश्वेश जी भी तैयार है। पिक ऑफ द डे बिगुल, प्लेयर ऑफ द डे विश्वेश जी के लिए बिगुल। बताएं विश्वेश जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी और गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मैंने जो प्लेयर ऑफ द डे चुना है उसने ऑलरेडी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है, और अब मुझे लगता है कि यहाँ से शायद शतक की ओर जा रहा है। और स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस अभी फ्यूचर का रेट बता रहा हूँ मैं अनिल जी, 1552 के आसपास चल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है बाय एंड लार्ज ये स्टॉक आने वाले 5 से 10 दिन में 1750 तक के लेवल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम प्लेयर ऑफ द डे की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये स्टॉक ने मल्टीपल
ट्रिगर्स क्लियर किए हैं, जून के हाईज एंड देन सितंबर के हाई। इसका जो अगला लेवल बनता है वो सीधा नवंबर 2022 का हाई होना चाहिए, विच इज 1724। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चार्ट ब्रेकआउट है। अब जब मैं डेटा जाके देखता हूँ अनिल जी, तो प्राइस 3% हायर है और ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 27% हायर है। मीन्स द वेरी एग्रेसिव लॉन्ग्स हैव बीन क्रिएटेड। सो ये स्टॉक नॉट ओनली फॉर द डे, बट आई थिंक ये स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक या शायद टूर्नामेंट भी साबित हो सकता है। तो मेरी ओर से मेट्रोपोलिस खरीदने की राय करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव दूंगा, मतलब 1508 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा, और मुझे लगता है आज के दिन में स्टॉक शायद 1620 और उसके ऊपर शायद आने वाले वीक में 1750 तक जा सकता है। ओके, 1750 तक जाने की तैयारी आपके लिए इस वक्त मेट्रोपोलिस में इवेंचुअली आती हुई दिख रही है। यहाँ पर खरीदारी करके चले, और कुछ खरीदारी आपके लिए अभी भी बनती हुई दिखेगी। आइए, सेठी साहब भी है तैयार, और सेठी साहब चूँकि आज लाइव है हमारे साथ, तो सेठी साहब आपकी इजाज़त हो तो आपके लिए बिगुल पेश किया जाए अभी से। हाँ बिल्कुल अनिल जी, तैयार है? हाँ अनिल। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम है। क्या अनिल जी? वो आशु जी आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट कराऊं या ना कराऊं? बोल दूं क्या स्ट्रेटेजिक लाइन खराब है, नहीं जुड़ पा रहा है? आप जैसा बोले। नहीं अनिल जी, बात करा दीजिए। जी आशु जी, ऑल योर्स। अनिल जी, अभी आप बोल रहे थे ना सेठी जी बहुत स्माइल कर रहे हैं। हाँ। अनिल जी, इसका कारण ये था कि एक तो ये स्टूडियो में नहीं है और इनको ये खुशी है कि मेरे साथ नहीं है। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाह रहा था। हाँ। पिछले हफ्ते वेडनेसडे को जब हम दोनों इकट्ठे स्टूडियो में थे, हाँ। और आपकी 15 मिनट की एब्सेंस का फायदा उठा के जो मैंने HDFC बैंक से इनसे सेल कॉल ले ली थी, हाँ। तो उसके बाद अनिल जी मैंने इनको 2-3 दिन में मैसेज किया कि अगले वेडनेसडे अगेन लेट्स प्लान टुगेदर। तो अनिल जी इन्होंने गंदी सी इमोजीज वो गुस्से वाली भेज की और मना कर दिया कि नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, वो उस इमोजी के अगर मतलब किसी भी भाषा में अनुवाद करके अगर आपको चाहे कि उसमें शब्द क्या होंगे तो मुझे बता दीजिएगा। थोड़े मैं अपनी तरफ से भी मिला के लिख दूंगा। बढ़िया है। तो चलिए, आज तो सेठी साहब है नहीं स्टूडियो में, आप भी नहीं है। सेठी साहब बताएं सर। नहीं, बिगुल बजाएगी नहीं? मैं नहीं, बिगुल बजाना बाकी है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर, आज का पहला शेयर। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो आशु जी को बताना चाहूंगा, एक ही गलती को आदमी बार बार नहीं करता अनिल जी। उस दिन आया था तो भी आज मैं जानबूझ के वो गलती कैसे कर रही। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा, और अनिल जी पिक देने के पहले एक थोड़ा अपडेट देता हूँ अनिल जी। आज सुबह के शो में मैं था, प्लेयर ऑफ द डे आपने पूछा था, मैंने रेलटेल कॉर्पोरेशन रिकमेंड किया था 218 के लेवल पे, और आज वो 10% ऊपर 243-44 तक के लेवल्स तक गया। अभी भी 235-36 है, तो एक अच्छा परफॉर्म किया है आज के प्लेयर ऑफ द डे ने। और दूसरा, आपके बिना पूछे ही मैंने बाजार पे कमेंट्री दी थी कि जो SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा था 150 पॉइंट नीचे, एक तो बाजार उतने नीचे नहीं खुलेंगे, अगर खुलते हैं तो बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। और मैंने कुछ F&O के स्टॉक्स भी दिए थे, जिसमें GNFC इज डूइंग वेल। GNFC में एक अच्छी तेजी हो रही है। अनिल जी, जो 2 स्टॉक है आज कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो आज का पहला स्टॉक है, आपसे ही इंस्पायर्ड होके आज सुबह आपकी पिक ऑफ द डे थी एंजल वन। बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा, आपके सब टारगेट्स अचीव हुए, और उसी सेक्टर से मैंने पिक किया है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस को, जो 238 के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता है। 260 का इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है, 230 का स्टॉप लॉस रखना है। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है, मतलब इसका मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, वो सिंह बंधुओं के जाने के बाद एक नया मैनेजमेंट आया, और 4 वर्टिकल्स में ये कंपनी ऑपरेट करती है। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार है, जिसमें केयर हेल्थ इंश्योरेंस इनकी एक सब्सिडरी है। फिर रेलिगेयर फिनवेस्ट, जिसके अंतर्गत ये SME और रिटेल लोन्स का काम करते हैं। फिर रेलिगेयर स्टॉक ब्रोकिंग, तो वो एक स्टॉक ब्रोकिंग का कारोबार, और रेलिगेयर हाउसिंग फाइनेंस। इस कंपनी में एक बड़ा बदलाव हुआ है पिछले मतलब 3-4 महीने पहले, आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 6 महीने पहले इन्होंने SBI को जो 9,000 करोड़ रुपए चुकाने थे वो इन्होंने प्रीपे किया, मतलब टाइम से पहले दिया, वन टाइम सेटलमेंट किया। और उसके कारण मुझे लगता है जो RBI का एक करेक्टिव एक्शन प्लान इनके ऊपर लगा हुआ, वो जल्दी ही निकलना चाहिए, तो फिर दे वुड बी फ्री टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। बाकी मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में इसमें वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। एक तो जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो डीमर्ज होके उसमें कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होनी चाहिए। उसमें एक केदारा कैपिटल नाम के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट भी किया है।
फिर रेलिगेयर जो स्टॉक ब्रोकिंग का कारोबार है उसका भी आईपीओ जल्दी आना चाहिए। और आज जो एंजल वन के कल नतीजे आए बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे थे। और फिर जो डाबर के बर्मन्स है उन्होंने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और अब एक ओपन ऑफर आने वाला है अब जो जल्दी खुलेगा और वो 235 के आसपास ओपन ऑफर होगा। तो एक डाउन साइड बहुत ही प्रोटेक्टेड है, मतलब बाजार में कुछ भी होता है तो आज ये 238 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 235 का उनका बायबैक का ऑफर है। तो मुझे लगता है वो एक डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहेगी। बाकी भी और कई सारे निवेशक, अच्छे निवेशक इसमें निवेशित है, जैसे प्लूटस है, फिर मोतीलाल ओसवाल ऑल्सो ओन्स अराउंड 3.34% स्टेक, फिर आईएफसी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी करीबन 4% स्टेक ओन करता है। और लगातार सुधार हो रहा है इस कंपनी के फॉर्च्यून्स में। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 260, स्टॉप लॉस ऑफ 230। तो रेलिगेयर इस पर करनी है आपको खरीदारी, ये है सेठी साहब की राय। यूजुअली सेठी साहब से हम 2 स्टॉक्स लेते हैं, आज भी 2 लेंगे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि सेठी साहब पूरे शो में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बट क्योंकि 2:30 बज चुके हैं तो सेठी साहब आपकी दूसरी पिक के लिए आता हूँ कुछ ही देर में। इससे पहले एक बार अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। ऐसे कल फिसलने के बाद अनिल जी डाउ फ्यूचर्स सुबह से स्टेबल हैं, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में मामूली गिरावट है, S&P फ्यूचर्स भी हल्की बढ़त आपको दिखा रहे हैं। यूरोप आधा सा 1/4% नीचे है। एशिया में ऑफकोर्स हमने पूरे बाजार में गिरावट देखी थी, स्पेशली हांगकॉन्ग जो 2.5% टूटा था। बट हमारे बाजार रिकवर करके डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा एक्शन बना हुआ है। क्या करना है इस समय बताइए सर। दीप, व्यू ठीक है जी। अगर 19,850 के ऊपर बंद होता है आज निफ्टी तो फिर हम अगले हफ्ते के लिए भी और पॉजिटिव होके जाएंगे। नहीं तो एक बार 19,800-850 के रेंज में प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करेंगे। दिन के दौरान कोई भी डिप मिली 700-750 के बीच में वहाँ फिर से एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की राय अभी नहीं है। 50 पॉइंट ऊपर का छोड़ देंगे या फिर 50 से 100 पर नीचे मिलेगा तो यहाँ से खरीदेंगे। तो 19,800-850 के रेंज में हमें नहीं खरीदना है। ओके, ठीक है, नीचे आएगा तब वापस खरीदेंगे। या आप 850 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो फ्रेश खरीदारी कर लेंगे, वो भी कोई इशू नहीं है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 45,500 45,700 की रेंज में आकर अटक रहा है। यहाँ पे भी सिंपल, हमारा फॉर्मूला सिंपल है, 45,750 या 45,800 के ऊपर निकल कर टिकेगा, वहाँ फ्रेश खरीदारी करेंगे। नहीं तो 45,200 से 45,300, 200 भी छोड़ दो, 45,300 से 45,400 की रेंज में आएगा, वहीं खरीद लेंगे। अब मैं आपको थोड़े डेटा बता दूँ जी। पहली चीज़ तो ये आज के लिए 19,700 से नीचे की रिस्क नहीं है, वो आपका बेस बन गया। और उसकी वजह है कि 1,30,00,000 शेयर आपके पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,700 पर है। तो ऐसे में आपको 750-725 पे ही खरीदारी कर लेना है अगर मिलता है तो। ठीक है, ऊपर की तरफ हल्की फुल्की रुकावट 19,800 की है जिसके आसपास आप हैं। 3 बजे तक अगर आप 19,800 के ऊपर टिके रहते हैं तो 50 पॉइंट आज ही और मिल जाएंगे, क्योंकि 19,700 का 70 लाख शेयर, 750 का 40 लाख शेयर और 800 का 80 लाख शेयर, यानी करीबन 2 करोड़ शेयर जो कॉल राइटर शॉर्ट हैं, वो थोड़ी बहुत वीकेंड के पहले शॉर्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। अब अगर वीकेंड सेशन नहीं होता तब तो मैं आपको अभी बोल देता कि यहाँ भी खरीदने कोई इशू नहीं है। वीकेंड पर जाहिर सी बात है कि थोड़ा ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पे है, पता नहीं कुछ ख़राब खबर सुनने को मिल जाए, ना मिले तो अच्छी बात है। तो मेरा पॉइंट है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए कम फेवरेबल है, फ्रेश खरीदारी करने के लिए मैं नीचे इंतजार करूँगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,300 मजबूत सपोर्ट है। 44,200 44,300 की रेंज में आते ही बैंक निफ्टी में खरीदारी आएगी। 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 44,300 पर हाईएस्ट है। 44,500 के आसपास 33 लाख शेयर, वहाँ भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर 3 बजे तक आप 44,525 के ऊपर निकल कर टिकते हैं तो 44,600 और 700 पहुँचेंगे, वहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए। सो अगर एक बार हिम्मत करके या आपको एग्रेसिव होकर खरीदने का मन भी है तो भी खरीदें ऊपर के लेवल पे एग्रेसिवली निफ्टी ही। बैंक निफ्टी जब तक 44,800 पार नहीं होता तब तक एग्रेसिवली नहीं खरीदना, वहाँ पर नीचे में सपोर्ट पे ही लेना है। ये आपके लिए डेटा बता रहे हैं, इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी रखिए। गॉट इट सर। चलिए, तो ये आपके इस समय बाजार का एक्शन और इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स भी। एक्शन ठीक है बट वीकेंड आ रहा है। सेठी साहब का भी एक और पिक ले लिया जाए। आपका पिक पा जाए, बिल्कुल बिल्कुल। सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो अभी दूसरा स्टॉक है, एक पसंदीदा स्टॉक मेरा भी है, आपका भी पसंदीदा स्टॉक है, आपके स्पेशल 25 में भी था। स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज, जो अभी 2570 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 2675 के, स्टॉप लॉस है 2540 रुपए का। एक बहुत ही दमदार कंपनी है ये, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, मेनली 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एक तो न्यूक्लियर सेगमेंट है, दूसरा एरोस्पेस और डिफेंस, और तीसरा क्लीन एनर्जी। ये जितने हमने सक्सेसफुली जो रॉकेट्स लॉन्च करे, चाहे चंद्रयान है
या आपके आदित्य L1 या मंगलयान, इन सब में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इनके इंजन्स उसमें लगे हैं। बाकी अग्नि मिसाइल्स वगैरह में भी इनके इंजन्स लगते हैं। और ये कोई भी डिफेंस की कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर में भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें लिक्विड प्रोपल्सन इंजन्स यही सप्लाई करती है। और इनकी क्लाइंट लिस्ट जबरदस्त है, इसरो, DRDO तो है ही है, फिर आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, BDL है, BHEL है, इन सबको कैटर करती है। और ये कंपनी हाइड्रोजन के सेक्टर में भी है, काफ़ी सीरियसली फॉरेक किया हुआ। ब्लूम एनर्जी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो इनकी वन ऑफ द मेजर क्लाइंट्स है। फिर उसके अलावा रफेल वगैरह को भी कैटर करती है। इस हिसाब से फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। और इनका एक हाल ही में इन्होंने एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए फ्लुएंस एनर्जी, US की कंपनी है, एक लीडर है इस सेगमेंट में, उसके साथ भी करार किया है। तो वो भी एक बड़ा सेगमेंट है जो फ्यूचर में देखने को मिलेगा उसका असर। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। और इस तरह की कंपनियां देखिए 3000 के आसपास के हाइज करे थे, वो 2900 कुछ रुपए के, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है वापस से चलने को तैयार है। और इस क्वार्टर के नतीजे पे भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अच्छे नतीजे आएंगे। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 2675, स्टॉप लॉस ऑफ 2540। ओके, तो एमटा टेक, इस पर आपको रखनी नज़र। एक्शन में ये काउंटर भी आ सकता है। ज़बरदस्त मोमेंटम में रहा है हमारा, तो वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स भी है। और यहाँ पर आपको एक्शन आगे भी अच्छा बनते हुए दिखेगा। अच्छा एक्शन आपको टाटा मोटर्स में सुबह से ही बनते हुए दिख रहा है। निफ्टी को लीड कर रहा है इस समय। 4.5% की मूव आपको टाटा मोटर्स में आती हुई दिख रही है। बढ़िया फॉर्म इस स्टॉक ने मेंटेन अपना करा हुआ है सुबह से ही, और अच्छे एक्शन में अभी भी। एक बार विश्वेश जी इसी तरह राय ली जाए। विश्वेश जी, टाटा मोटर्स क्या करना है इस समय, बताएं सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा चार्ट है। इनफैक्ट मैं कंफ्यूज था बिटवीन मेट्रोपोलिस एंड टाटा मोटर। ये डेफिनेटली यहाँ से और रैली करना चाहिए दीपांशु। जिस हिसाब से ये पूरी सीरीज़ के लास्ट 10 दिन में इसने बेस बनाया है 620 के आसपास, मुझे लगता है आशु जी का नया फेवरेट होना चाहिए। 620 का बेस बन गया। आशु जी को वो स्टॉक अच्छे लगते हैं जो रैली करने के बाद रुक के चलते हैं, तो 620 का बेस अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है 680 720 तक जाना चाहिए दीपांशु। डेफिनेटली काइंड ऑफ BTST ट्रेड वन कैन कैरी। स्टॉक थोड़ा सा बड़ा हो गया BTST के लिए, तो मोमेंटम और पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से 640 के स्टॉप से एंट्री कर सकते हैं। टाटा मोटर्स, इस पर रखिए आप नज़र। रिसेंटली अपडेट्स भी आए थे इनके JLR बिजनेस के। और बाय द वे लाइफ हाई पर टाटा मोटर्स इस समय आपको ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है। तो अच्छा फॉर्म टाटा मोटर्स के लिए बना हुआ है। चार्ट कॉर्नर पे भी रिसेंटली रेकमेंड हुआ था राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी की SIP में भी था। आशु जी, ट्रैक कर रहे हैं सर टाटा मोटर्स? बिल्कुल कर रहे हैं दीपांशु। और टाटा मोटर और अशोक लेलैंड दोनों ही बहुत अच्छे लगते थे। टाटा मोटर ने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई है, हालांकि अशोक लेलैंड ने नहीं दिखाई। उसके अलावा दीपांशु, अभी भी मैं फिर से मतलब अपडेट के लिए वो जो NTPC, गेल, ONGC, NMDC जो पिछले दिनों से बोल रहा हूँ, उसमें नाल्को, हिंद कॉपर, ये सारे स्टॉक्स में ये बार बार रिपीट और बार बार, तीसरी बार तो आज ही बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो भी वॉर के चलते या किसी और के चलते डिप्स आ रहे हैं, ये स्टॉक्स, मैं पिछले हफ्ते भी 2 बार NTPC बोला, फिर उसके बाद बाकी लोगों ने भी कवर किया। ये स्टॉक्स बिल्कुल एक्यूमुलेट करने चाहिए, चाहे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करें, चाहे इसको इन्वेस्टिंग के लिए यूज करें। मतलब ये PSU बास्केट बहुत अभी भी मुझे अच्छी लग रही है। मतलब ऑनेस्टली लोगों का ध्यान बहुत फ्रंट लाइन पे है। मतलब बहुत ज्यादा TCS और इन्फोसिस को हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और उसका मतलब नंबर क्रंचिंग कर रहे हैं। मतलब वो एक 1.5 साल से चल रहा है, हो रहा है, या उसमें जब होगा तब होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन तब तक वो थक जाएंगे। वो उसमें ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें फंड्स को होल्ड कर रहे हैं और लंबे टाइम के लिए, कभी ना कभी चल जाएगा तो सब कहेंगे देखा चल गया। लेकिन जो चल रहा है इस वक्त, या जो थीम है, उस थीमेटिक बास्केट को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ऑटोज और ये चीजें, और जिसमें मैं टेलीकॉम और टेलीकॉम एंसिलरी भी, जैसे इंडस टावर भी बोला, ये सारे स्टॉक्स हैं, इनमें कोई गिरावट दिखती ही नहीं है। मतलब आप देखिए ना, पिछले दिनों में 19,300 निफ्टी आया। ये 5, 7, 10, 12 स्टॉक्स और मेटल, जो मैं बोल रहा हूँ कि 10-10 साल के ये PSU बास्केट या मेटल ब्रेकआउट हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती है मार्केट के अंदर। जैसे मैंने बोला कि आई एम बायर एट एवरी डिप आजकल। बायर एट एवरी डिप, ये आपके लिए राय है आशु जी की तरफ से। ऑटोज़ में अशोक लेलैंड रिसेंटली रेकमेंड भी किया है, यहाँ पर भी रखिएगा नज़र। और एक्शन यहाँ पर आपको अच्छे बनते दिख रहा है। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर भी अच्छा एक्शन बन रहा है। मेट्रोपोलिस कल भी ब्रेकआउट दिखा रहा था, आज भी अगर आप देखें तो एक अच्छी मूव ये काउंटर दिखा रहा है। कुछ और काउंटर्स में भी आपको एक मूव आ रही है। चोला इन्वेस्टमेंट को एक बार पुल अप करिए और उसके बाद लॉरस लैब्स देखते हैं। दोनों स्टॉक्स में आपको अभी थोड़ा फ्रेश मोमेंटम आते हुए दिखा है।
चोला अभी थोड़ी सी फ्रेश मूव दिखा रहे हैं, फ्यूचर्स में ज़रा इस पर नज़र रखें। और इसके बाद लॉरस लैब्स, इस पर भी रखें नज़र, थोड़ा एक्शन इस पर भी अभी अभी आपको बनते हुए दिख रहा है। तो थोड़े स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्टिविटी के संकेत आ रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स सुबह से ही एक्टिव है, ये भी हमारे रेडार पर था, सुबह इसकी बात भी हुई थी और अभी भी अगर आप देखें तो एक मूव इस पर आ रही है। बंसी जी जरा देखें यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट को, जरा फ्रेश व्यू दें सर इस पर। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल चार्ट है। आज नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें और करेक्शंस पर खरीदारी की राय है। और ये भी वन ऑफ दो स्टॉक है जिसको हमने, अनिल जी ने भी सबसे पहले रिकमेंड करना शुरू करा था अराउंड 720 730 के अराउंड। मैं और कुणाल जी भी रेगुलरली डिलीवरी में बाइंग की रिकमेंड कर रहे हैं। तो दीपांशु ट्रेडिंग के नजरिए से नहीं, थोड़ा सा करेक्शन पे खरीदना चाहिए। 1070 चल रहा है, 1035 1040 के स्तर मिलते हैं, तो उन स्तरों पे बाय एंड होल्ड करें। बिल्कुल, तो इन सरों पर बाय एंड होल्ड करके चलें, एक्शन अच्छा दिख रहा है। सेठी साहब, रेलवे स्टॉक्स तो आपको पसंद है, ये तो हमने सुबह देख भी लिया और उसका एक्शन भी आ रहा है। इरकॉन पर राय लेना चाहूंगा, नवरत्न दर्जा भी दे दिया गया इसे, वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, आज 12.5% ऊपर है सर। ये नवरत्न दर्जा मिलने की बात है या फिर कुछ और एक्शन, क्योंकि बाकी रेलवे स्टॉक्स भी आज मूव अच्छी दिखा रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, इरकॉन और राइट्स में तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। इनको नवरत्न का जो स्टेटस मिला उसके ऊपर तेजी हो रही है। वैसे भी बाकी पूरा सेक्टर ही अच्छा है। मैंने भी सुबह रिटेल रिकमेंड किया और बाकी भी कई सारे रेलवे स्टॉक्स बार बार रिकमेंड किए हुए हैं। और इनमें बीच बीच में थोड़ी रुकावट आती है और वो होना भी चाहिए, थोड़ा सांस लेने की फुर्सत मिलती है इनको। बट जिस तरह के ऑर्डर्स इस सेगमेंट में सरकार दे रही है और इन कंपनियों के पास जो काम है, आने वाले 3-5 साल तो बिल्कुल इनको कहीं पीछे देखने की जरूरत नहीं है। और सबके जो रेवेन्यूज है उसके कई गुना इनके पास ऑर्डर्स है। तो ऑल इन ऑल पूरा सेक्टर ही अच्छा कर रहा है और आगे भी ये तेजी जारी रहेगी। और कोई भी गिरावट आती है बाजार में, कोई कारण से करेक्शन होता है, इन स्टॉक्स में भी थोड़ी चाल के बाद थकते हैं, तो उस समय बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राइट्स, इरकॉन, बाकी रेलवे स्टॉक्स भी देखिए, आरवीएनएल में भी मूव आ रही है, आईआरएफसी भी आपको अच्छा दिख रहा था। सारे रेलवे स्टॉक्स एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ रहे हैं। बट एक इंपॉर्टेंट खबर है बाजार के लिए जिस पर आपको रखनी है नज़र। इजराइल हमास युद्ध, आज 6 दिन हो गए हैं इस युद्ध को और एक अपडेट आया है। इजराइल ने गाज़ा को खाली करने के आदेश दिए हैं, एटलीस्ट नॉर्दर्न पार्ट को खाली करने के आदेश दिए हैं। क्या ये एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में? आइए ज़रा समझते हैं क्या कुछ नया हो रहा है यहाँ पर। आशीष हमारे साथ। आशीष, बताइए क्या हो रहा है। दीपांशु, अगले 24 घंटे काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि नॉर्थ गाज़ा से जो फिलिस्तीनी है उन्हें कह दिया गया कि आप साउथ गाज़ा की तरफ चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर जो है इजरायली डिफेंस फोर्स IDF जिसे कहते हैं वो बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस करने की तैयारी में है। दरअसल अगर आप देखें तो कल दोपहर के आसपास से ही जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं इनकी शुरुआत हो गई है। फुटेज हैं, जो वीडियोज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर देख रहे हैं कि अब पूरी तरीके से सिर्फ एयर स्ट्राइक्स नहीं हो रही है, ग्राउंड पर भी यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है तो UN कह रहा है कि 10 लाख लोगों का माइग्रेशन आप देखिए नॉर्थ से सीधे साउथ तक आना ऑलरेडी सबको काफ़ी ट्रबल हो रहा है। ऐसे में ये थोड़ी सी परेशानियों को और ऐड करेगा। तो इसको लेकर देखिए UN की तरफ से काफ़ी जो है यहाँ पर कमेंट्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि IDF के पास भी कोई चारा नहीं, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो इतने समय से एक भी हॉस्टेज ऐसा नहीं है जो हमास की तरफ से छोड़ दिया गया है या फिर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बड़ी सफलता नहीं है। अभी भी माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर सिविलियंस को हमास ने जो है हॉस्टेजेस बंधक बनाकर रखा है। तो इसके चलते देखिए यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगले 24 घंटे हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और फर्दर यहाँ पर इंटेंसिफाई होते हुए नजर आए। अब तक अगर आप देखें तो इसराइल ने जब से शनिवार से अटैक हुआ था तब तक करीब 6000 के आसपास जो है बम ऑलरेडी गिरा दिए हैं। हालांकि जो हमास की तरफ से है आंकड़ा वो भी 6000 के आसपास है। इसराइल में अब तक 1300 लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन एक थोड़ी सी अच्छी खबर भारतीय लोगों के लिए ये है कि भारत के करीब 212 लोग थे, उन्हें सुरक्षित बिल्कुल वापस ला दिया गया। आंकड़ा अभी मालूम पड़ रहा है कि 18,000 भारतीय हैं वहाँ पर। और ऑपरेशन अजय के तहत जिनको आना चाहिए, जिनको आने की इच्छा है, इन्हें प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से भारत वापस सुरक्षित लाया जाएगा। तो ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगले 24 घंटे इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर काफ़ी इंटेंस हो सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा यहाँ पर रखनी है नज़र। हालांकि अनिल जी सुबह भी ये खबर आ रही थी, बाजार इस पर इस समय तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बट वीकेंड है, यू नेवर नो, एक हफ्ता होने वाला है कल, इस को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सर इस पर। बिल्कुल दीप, मतलब कोई ऐसा मंडे सुबह अगर आप वापस लौटेंगे तब
कोई ऐसी बहुत अच्छी खबर आ जाएगी उसका तो पता नहीं, खराब खबर ना आए उतना ही काफ़ी है। और कुछ और ऐसा मामला बिगड़ जाए, क्योंकि मैं वही अभी जब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, वही बात मैं कह रहा था कि 2-3 दिन तक तो लड़ ही रहे थे जी। अब ज़बानी जंग शुरू हुई है इनकी। कल से लेकर आज के बीच में स्टेटमेंट्स काफ़ी आने लगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, नहीं करेंगे अपने को नहीं पता। ट्रू। मतलब अब वो बोलने में दोनों पीछे नहीं पड़ रहे हैं। ट्रू सर। वो बोलेंगे आप ये खाली करो, वो बोलेंगे हम देखिए शनिवार को क्या होगा, शुक्रवार को क्या होगा, ये सब चीज़ें चल रही है। ये कंफर्ट नहीं देती, बेसिकली कंफर्ट नहीं देती है, तो थोड़ा अलर्ट रहने में सावधानी है। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इस समय इजराइल में ही है, वहाँ पर दावा कर रहे हैं। तो आप एक और चीज़ में बताऊँ, अभी डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर थे, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर से 10 पॉइंट नीचे रहेगा आगे, तो 100-125 पॉइंट डाउ फ्यूचर निकले एकदम। सो आई थिंक वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो है ही डीप एक्चुअली, और इसीलिए मैं ये भी कह रहा था कि 800-850 वो रेंज है जहाँ पे अपने पिछले 2-3 दिनों में बार बार जाकर अटके हैं। तो फिर आराम से देखिए, बैंक निफ्टी भी 44,550 से 44,400 आ गया, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से है ना ऊपर के लीजिए, लेने में मना नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि लेना है 725, 750 या थोड़ा नीचे आ जाए 700 के जितना करीब ले पाएँ वहाँ लेना है, लेकिन अपने थोड़ा सा आराम से, हड़बड़ी नहीं। गॉट इट सर, हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए, वीकेंड भी है, यू नेवर नो हाउ सिचुएशन डेवलप्स। ये आपके लिए अनजी क्यों आ रहा है, बट सिचुएशन पर आपको रखनी नज़र। खैर फिर हमारे बाजार तो आपको एक बढ़िया मूड माहौल में दिख रहे हैं इस समय, कोई परेशानी वहाँ पर नहीं है। आइए, हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा कनेक्शन हिमांशु जी से हमारा लूज हो गया था। हिमांशु जी स्वागत है सर, गुड आफ्टरनून। बिगुल आपके लिए जी दीप, आइए, हिटमैन हिमांशु का बिगुल। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अनिल दीप, पहले तो सुबह के अपडेट्स थे कि मैंने सुबह 9:30 ऑप्शन फोनर में आज टाटा कंज्यूमर की 900 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन और मारुति में 10,600 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी की राय दी थी। दोनों में ही टारगेट्स हासिल हो चुके हैं, तो वहां पे मोहर लगाई जा सकती है। अब दीप, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वीकली क्लोज आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज का देखने को मिल रहा है, जिस तरह से मोमेंटम यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, 5,300 5,320 के ऊपर ये स्टॉक वीकली क्लोज देने के लिए तैयार है। मुझे लगता है यहाँ पर डिक्सन में तेजी की पोजीशन बनाकर कैरी किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई वीकेंड पर कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होता, तो डिक्सन एक ऐसा स्टॉक है जो 5,500 की तरफ आपको अगले हफ्ते मंडे या ट्यूसडे में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो डिक्सन में करंट लेवल्स में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पर 5,325 5,320 इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 5500 से लेकर 5550 तक के टारगेट्स डिक्सन में आते हुए नजर आ सकते हैं। यह है आपके लिए डिक्सन टेक, यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख सकता है इस समय। स्टॉक 5,550 तक के लेवल्स आपको दिखाते हुए दिख सकता है, तो एक्शन में आ रहा है इस समय डिक्सन टेक भी आपके लिए। एक और स्टॉक जो एक्शन में है, गुजरात एल्कलीज, जरा इसके चार्ट पर भी नज़र डालिए, थोड़ा अच्छा मूवमेंट इस पर दिख रहा है। सुमित जी भी है हमारे साथ। सुमित जी, गुजरात एल्कलीज जरा देखें सर, स्टॉक एक्टिव हो रहा है, अभी थोड़ी फ्रेश खरीदारी भी आई है। ये बात जो स्टॉक के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, स्टॉक पिछले 3 महीने 6 महीने में लोअर लेवल से तेजी दिखा रहा है। गुजरात एल्कली में 750 760 के आसपास का रेजिस्टेंस है, जो कि आज ब्रेक हो रहा है। 760 के ऊपर सस्टेन करने पे इसके अंदर 800 रुपए तक के लेवल गुजरात एल्कली में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 750 के नीचे का लगाएं। ऊपर में 800 रुपए तक के लेवल नेक्स्ट वीक में गुजरात एल्कली में देखने को मिल सकते हैं, और 800 का लेवल ब्रेक हुआ तो और ऊपर का रैली इसके अंदर बनेगा। पोजीशंस होल्ड करें 800 के टारगेट के लिए। ओके, पोजीशन होल्ड करिए 800 के टारगेट के लिए। यह है आपके लिए गुजरात एल्कलीज स्टॉक में आपको एक्शन दिखेगा। मूव बढ़िया इसमें आ रही है, मूव बढ़िया आपके लिए सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आ रही है। अभी चंबल फर्टिलाइजर की हम बात कर ही रहे थे, जब विश्वेश जी की तरफ से भी माफ़ कीजिए बंसल जी की तरफ से यहाँ पर कॉल भी आया था। बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। आरसीएफ देख लीजिए, 0.5% ऊपर इस समय है। फैक्ट में आपको 2.5% की तेज़ी आती हुई इस समय दिख रही है। एक बार सेठी साहब से भी राय ली जाए। सेठी साहब, कोई फर्टिलाइजर शेयर जो आपके रेडार पर होगा सर इस समय? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बहुत सारे फर्टिलाइजर स्टॉक अच्छे लगते हैं। आज सुबह मैंने जीएनएफसी को भी रिकमेंड किया था, और आरसीएफ भी कई बार रिकमेंड किया हुआ है, फिर चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, और आज जीएसएफसी अच्छा लग रहा था, मेरे रडार पे था, वॉच कर रहा था, बट मेरे शो पे आने से पहले ही उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी तेजी हो गई, इसलिए फिर इतनी तेजी के बाद थोड़ा कमजोर होने पे ही कंसिडर करना चाहिए। बट ऑल इन ऑल फर्टिलाइजर स्पेस अच्छा लग रहा है, और ऐसे भी इन द रन अप टू द बजट, अब चूंकि बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी है
और फरवरी में बजट रहता है, तो अच्छा करते हैं ये स्टॉक। और ऐसे भी इलेक्शन ईयर है, 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, फिर नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन रहेगा, तो इन सबको देखते हुए आई थिंक फर्टिलाइजर इज अ सेक्टर विच शुड बी वॉच्ड आउट। और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी, बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी खरीदारी करने के लिए थोड़े करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन फर्टिलाइजर शेयरों में भी आता हुआ इस वक्त दिख रहा है। बाजार थोड़े नीचे है, 19,765 के आसपास इस वक्त निफ्टी पर आप हैं। थोड़ा सा नीचे आते देखिए 30 अंकों का नुकसान फिर से बनता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी भी अब 44,350 के आसपास आपको नजर आएगा। एक बिगुल वागले साहब, अगले हफ्ते का स्टॉक पिक ऑफ द वीक नहीं, पिक ऑफ द वीक ही होगा ना अगले हफ्ते, अगर मिल जाए तो ढूंढ के निकालिए वागले साहब के लिए पिक ऑफ द वीक का बिगुल, और नहीं तो वागले का वंडर भी चलेगा। बिगुल जी वागले साहब। अनिल जी पिक ऑफ द वीक ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। वही दिया है बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अनिल जी अगले हफ्ते में मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर में एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत है। 912-913 का करंट भाव है, आपको सिर्फ एक 12-13 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है, 899 का 14 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है। और 955-960 तक मुझे लगता है ये आपको 3 से 4 दिनों में, मतलब मे बी 2 दिनों में भी मिल सकता है। और शायद ये थोड़ा सा लंबा समय लेते हो, 2-3 हफ्ते में ये 1020-1030 तक भी जा सकता है। मुझे एक क्लियर कट राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा सिमिलर पैटर्न लग रहा है। एक 10-12-15% की मूव मुझे 2 से 3 हफ्ते में लगती है। कमिंग वीक में 955-960 का टारगेट, और थोड़ा सा लंबा व्यू लेंगे तो 1020-1030 का टारगेट। नजर रखिए टाटा कंज्यूमर में आज सुबह रेकमेंड भी हुआ था, चार्ट कॉर्नर का पिक आया था, कुणाल जी का प्लेयर ऑफ द डे भी था ये काउंटर, कल भी रेडार पर था और आज भी आपको बढ़िया मूव टाटा कंज्यूमर दिखा भी रहा है। बड़े बड़े नियम अगले सामने 960 और उसके बाद 1023, दोनों ही बड़े टारगेट आते दिखे अगले हफ्ते के लिए। ये है राय आपके लिए। और इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैश होती दिख रही है वो है MCX को लेकर। MCX के लिए एक अच्छी खबर आपको इस वक्त नजर आएगी, देख लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला केस खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये कि एक कुछ इन्वेस्टर्स की तरफ से मद्रास हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था, जिसमें इस बात को चुनौती दी गई थी कि अगर MCX नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाना चाहता है तो पहले उसका एक टेक्निकल रिव्यू और ये सारी चीज़ होनी चाहिए, एक बार कंफर्म होना चाहिए कि क्या हाँ वाकई में जाने लायक है या नहीं है। आपको याद होगा सबसे पहले MCX ने अनाउंस किया था कि वो नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। उसके बाद सेबी ने कहा था कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, आप रुकिए। उसको एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद MCX ने सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास मैटर को रेफ़र किया। सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने इस मैटर को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद इसका रास्ता साफ हो गया और सोमवार से MCX जाने की तैयारी में। लेकिन इस बीच शायद 15 नवंबर के आसपास इसकी सुनवाई थी, जहाँ तक मुझे डेट याद है। मिड नवंबर में इसकी सुनवाई वहाँ होनी थी। 29 अक्टूबर की थी शायद। 29 अक्टूबर थी? 29 अक्टूबर ओके, हाँ मतलब लेकिन आगे की तारीख थी, उस तारीख के पहले ही चूंकि सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने इसे क्लियर कर दिया है, तो मद्रास हाई कोर्ट को ये लगा कि इस केस की कोई वैल्यू ही नहीं बची, अब ख़त्म है। तो उन्होंने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया और इस मैटर को ख़त्म कर दिया। यानी कि जो सेबी का डिसीजन है अब MCX को नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने का, उस पर मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से भी एक तरह से गो हेड आ गया। अब ये केस खत्म हो चुका। तो आखिरी बाधा MCX के लिए अगर कोई हो सकती थी आगे चलते हुए भी, वो भी खत्म हो चुकी। तो अब सोमवार से MCX आपको नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, ये आप कह सकते हैं। और इससे पहले बढ़िया एक्शन में MCX आता हुआ दिखा है। और मतलब आप देखिए कहाँ से स्टॉक में रिएक्शन आता दिखा। एक बार जरा सेठी साहब से राय ली जाए। सेठी साहब, अच्छी पॉजिटिव खबर है MCX के लिए, बताएं सर आपकी राय। नहीं बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक में बिल्कुल एक तेजी का ट्रेंड है और जो खबरें हैं डेफिनेटली पॉजिटिव है। हालांकि थोड़ा वोलेटाइल रहता है बिकॉज बीच में भी जब जिस दिन इंप्लीमेंट होने जा रहा था उसके सुबह ही खबरें आ गई कि उसको इनको विड्रॉ करना पड़ा बिकॉज चेन्नई में कोई केस दायर हुआ और उसके कारण से ये हुआ। बट अब चूंकि वहां से ये खबरें पॉजिटिव आई है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। हालांकि ये जो खबरें हैं काफी हद तक प्ले आउट हो चुकी है, तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अब यहाँ से बहुत बड़ी तेजी नहीं देखता हूँ। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली स्टॉक अच्छा करता रहेगा। एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है और वापिस से ये प्लेटफॉर्म वाले बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है और मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करने की सलाह है।
मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करने की सलाह है। यह आपके लिए MCX जहां पर आपको एक्शन दिख रहा है। याद रखिए मंडे, आने वाले मंडे से ये नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे, बट मंडे के दिन 11:15 बजे ट्रेडिंग शुरू होगी। यूजुअली कमोडिटी बाजार की ट्रेडिंग सुबह 9 बजे शुरू होती है, क्योंकि मंडे के दिन ये शिफ्ट हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए 11:15 बजे ये ट्रेडिंग शुरू होगी। नंदलेस MCX को अपने रेडार पर रखना है, और स्टॉक में आपको मूवमेंट भी अच्छा खासा इस समय आते हुए दिख रहा है। MCX के साथ साथ थोड़ा एक्शन आपको कॉनकॉर में अभी बनते हुए दिखा था, इसको भी रेडार पर रखिएगा, मूव आ रही है इसमें भी। बिल्कुल, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर आप फोकस करिएगा जरूर। आइए बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड ब्रूअरीज, ये है वो स्टॉक जो आज हमारा इंडिया पाकिस्तान टाइप का दूसरा मामला। बिल्कुल। तो इंडिया पाकिस्तान वाला पहला मैच किसके बीच में था? कुशल और अरमान के बीच में। और अब आपके सामने एक और मैच हो रहा है आशीष और नूपुर के बीच में, और स्टॉक का नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मुकाबला उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, UBL। आइए बढ़ते हैं आगे और जरा दोनों से की जाए मुलाकात। शुरुआत करें आशीष, UBL। बिल्कुल सर, शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जिस प्रकार से एक शिफ्ट देखने को मिला है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में, पहले अगर आप देखें तो भारत में जो स्पिरिट्स हैं इनकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो इस ट्रेंड में काफ़ी बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। और अब सबसे अल्कोहलिक बेवरेजेस में देखें तो लोकप्रिय भारतीयों के लिए बियर है, इसके कंजम्पशन में ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है। बिल्कुल, कंजम्पशन में तो बढ़े थे, उसमें तो कोई डिनायल नहीं है। उसी हिसाब से जो कंपटीशन है ना वो भी बढ़ते हुए दिखा है। तो UBL पे फोकस करते हैं, इंडस्ट्री का डेटा छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मार्केट शेयर है कंपनी का वो 54% से गिर के 50% आ गया। तो इसका मतलब अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और कंपनी अगर नए प्रोडक्ट्स नहीं लाएगी तो पीछे रह जाएगी। देखिए, भारत का आधा बियर मार्केट ये होल्ड करते हैं, और आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं 54% से घटकर 50% भी हो गया, तो भी मार्केट लीडर हैं और बड़े सब्सटैंशियल मार्जिन से मार्केट लीडर हैं। कौन इनको कम्पीट करेगा? 400 बेसिस पॉइंट की गिरावट है आशीष, छोटी नहीं होती। 50 से 25 आने में देर भी नहीं लगती, कोई बात नहीं। लेकिन लगातार पिछले क्वार्टर में वॉल्यूम्स में गिरावट दिखी है, मार्जिन में जबरदस्त जो है आपको दबाव आते हुए दिखा, क्योंकि ग्लास के प्राइसेस बढ़े हुए थे, बार्ले के प्राइसेस बढ़े हुए थे, राइस के प्राइसेस बढ़े हुए थे, और 80% जो कॉस्ट है वो बार्ले और राइस की होती है। तो दबाव वॉल्यूम्स पर है, पिछले क्वार्टर में भी गिर कर आए थे। इनफैक्ट सेल्स भी देखेंगे तो 7% की गिरावट थी। रॉ मटेरियल की वजह से मार्जिन भी इम्पैक्टेड है, कुछ भी सुधर नहीं रहा है कंपनी के लिए। बिल्कुल, आपने मेरा थोड़ा सा काम आसान कर दिया। आपने कह दिया कि ग्लास के प्राइसेस बढ़े हुए थे, बार्ली के प्राइसेस बढ़े हुए थे, अब नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा खासा करेक्शन आ गया है, कीमतें कंट्रोल्ड में हैं, और आगे जाके आपको मार्जिन में भी सुधार देखने को मिल सकता है। एक और बात है कि आप बोल रही हैं कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इसी को देखिए एड्रेस करने के लिए बोर्ड ने जो नई नियुक्ति की है, जो नए MD एंड CEO विवेक गुप्ता साहब जो नियुक्त हुए हैं, इनको काफ़ी बड़ा अनुभव है। MNC कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज, PNG जैसी कंपनी में 20 साल काम करके आए हैं। IIM अहमदाबाद से इन्होंने पढ़ाई की हुई है, तो ग्रोथ यहाँ से फर्दर आपको देखने को मिलेगी। और UBL जो है इनोवेशन पर भी फोकस कर रहा है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। बिल्कुल, दिशा की तो बिल्कुल सही ग्राफिक्स लिखे हैं। आपको कंपनी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, एक नए MD एंड CEO की ज़रूरत भी थी। और जो प्राइसिंग रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होते हैं, जिसकी वजह से ना तो प्राइस हाइक ले पाती है, ना मार्जिन सुधार पाती है। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स में हमने देखा कि रूट टू मार्केट जब चेंज हुआ, उसकी वजह से वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आया। स्पेशली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, इन तीनों स्टेट्स के वॉल्यूम देखेंगे तो इम्पैक्टेड दिखे। तो बिल्कुल दिशा की जरूरत है आगे चलकर। देखिए, दिशा तो सही है, बिल्कुल ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करता हूँ मैं इनोवेशन की। क्राफ्ट बियर को लेकर काफी ज्यादा बज़ है, लेकिन ये माइक्रो ब्रीवरी सेगमेंट में आता है। बहुत छोटा बियर का सेगमेंट देखें तो के बराबर ही होगा, लेकिन यहाँ पर भी इनोवेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनोवेशन अगर आप देखें तो वो है कि UBL आपके धीरे धीरे ग्रोसरी स्टोर में जगह बना रहे हैं। इन्होंने नॉन अल्कोहलिक बेवरेज जो शुरुआत की थी रैडलर के साथ, ये फेमिलियर कर रहे हैं, मार्केट को ग्रो करना चाहते हैं। आपकी जो एक्सेप्टेंस है बियर के प्रति वो थोड़ी सी और बेहतर करना चाहते हैं, तो ग्रोथ यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिलेगी। और ब्रोकरेज हाउस भी सभी अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंट ही नजर आते हैं। कंज्यूमर सेंट्रिक कारोबार है। नवामा की तरफ से शानदार रिपोर्ट, टारगेट है 1935 रुपए का। क्राफ्ट बियर की आपने बात की थी, बेस्ट एग्जाम्पल है बीरा का। लोगों को पसंद आ रही है। मार्केट शेयर जो 0% हुआ करता था 5 साल पहले, वो आप 5% हो गया। तो जो आपने लूज किया था वो वहाँ उसने गेन कर लिया, और लगातार गेन कर रहा है। इसीलिए शायद सिटी की ने आज ही रिपोर्ट निकाली है, डाउनग्रेड किया है स्टॉक को सेल पर, और टारगेट भी देखे तो 1770 से घटा के 1500 का कर दिया है। जी तो दोनों ही टी टोटलर हैं जो UBL की लड़ाई कर रहे हैं, वही है ना, वही मज़ेदार बात है।
तो डिसीजन किससे लिया जाए? एक्चुअली अच्छी बात है, दोनों टी ट्वेल्व कहते हैं, डिस्पैशनेट वो है कि इन दोनों का कुछ प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है। हाँ, वो है नहीं, एक जो प्रोडक्ट का लेना देना है उसको बनाना चाहिए बुल। हाँ, जो प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है वो बने बेर। तब तो मजा अलग ही हो। फिर तो मतलब बिल्कुल ही वो इंडिया पाकिस्तान टाइप का मैच। जरा जजमेंट के लिए तैयार है आप? हाँ जी अनिल जी। और आशीष सर, मुझे पता है जजमेंट स्टॉक पे नहीं देंगे, दोनों एनालिस्ट पे देंगे। एनालिस्ट पे देंगे पहले। जी सर बताएं। नहीं अनिल जी, मेरा व्यू पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव के साथ जाना चाहूंगा जी। और अब अनिल जी आपने ऐसे ही वो प्रीफेस बिल्ड कर दिया है तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ कंक्लूजन दूंगा कि मेरी तरफ से अनिल जी मेरा व्यू पॉजिटिव है। नहीं ऐसा नहीं, मजा नहीं आया सर, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। वो तो हमको पता है, उसमें क्या। हाँ जरा बताओ, मैं मजा क्या ऐसा आशीष में आपको पसंद आया, नूपुर में क्या पसंद नहीं आया? मैं जी आपको मजे देना नहीं चाहता था, इसीलिए डेलिकेटली विड्रॉ कर लिया। चलिए बढ़िया है। तो आशीष जी, बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं आपके बिहाफ पे? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, बिहाफ पे नहीं, जो आपने पूछा ना, कुछ अच्छी चीज जो मैंने नोट करी अनिल जी, देखिए कहते हैं जब तानसेन अकबर के दरबार में अनिल जी गाते थे तो मतलब कि कई बार उनके मतलब कि सुरों से बारिश हो जाती थी। तो जब अभी नूपुर और आशीष अनिल जी अपना बुल वर्सेस बेयर कर रहे थे अनिल जी, मौसम तो गर्म है, ये टाटा स्काई लगा हुआ अनिल जी, ये मतलब कि स्क्रीन हिल रहा था जैसे मौसम खराब हो रहा हो। अच्छा। और ये फैक्ट अनिल जी आप ट्वीट करके पूछ भी सकते हैं कि दिल्ली में वाकई ऐसा कुछ हुआ था। तो दोनों बहुत अच्छा बोले, बस छोटी सी करेक्शन है जो नूपुर ने बोला ना, ये बार्ले और इसके प्राइस बढ़ गए हैं, तो ये इनकी डिमांड ना इनइलास्टिक होती है, दाम बढ़ने से कुछ नहीं होता है, मतलब कि वो कंजप्शन तो बढ़ता ही रहता है। बाकी दोनों ने अच्छा बोला है, एंड आई एम आल्सो अनिल जी पॉजिटिव ऑन यूबीएल। चलिए बढ़िया, यूबीएल पे ज़्यादातर लोग हैं पॉजिटिव, खरीदारी करने की राय, और इस लिहाज से एक्शन रहेगा भरपूर। बिल्कुल एक्शन बना रहेगा, और जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मैच राइवलरी होती है, थोड़ी आपके लिए बढ़िया बुल बेयर राइवलरी भी हमारी टीम लेकर आ रही है। कुछ और स्टॉक्स पर भी हम आपके लिए रिसर्च लेकर आएंगे। बट मूवमेंट आ रहा है सन फार्मा में। एक बार सन फार्मा का चार्ट पुल अप करते हैं, थोड़ा एक्शन इसमें आ रहा है। सुबह थोड़ा फार्मा में आपको नरमी दिख रही थी, बट उसके बाद सन फार्मा देखिए मूव करके डेज हाई पर आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी जरा देखें सर सन फार्मा का चार्ट, जरा बताएं क्या करना है इसमें इस समय। दीपांश जी, मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल स्टॉक काफ़ी लंबे समय से, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने से एक रेंज में है। 1160 ऑन द लोअर साइड एंड 1100 ऑन द 1160 ऑन द अप साइड एंड 1100 ऑन द लोअर साइड। मुझे ऐसा लगता है कि ये रेंज ये महीने में शायद ना टूटे, मतलब अक्टूबर पे ना टूटे। अगर टूटती है 1160 के ऊपर तो मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 1250 ऑल्सो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पूरे महीने रेंज बाउंड रहा है, शायद सप्लाई है 1160 के आसपास, तो अभी ऊपर है, लेकिन अपसाइड कैप लगती है। अगर 1160 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस जाता है दीपांशु, देन दिस वुड बी द स्टॉक ऑफ द एक्सपायरी टू ट्रेड। लेकिन अभी के लिए ओवरऑल रेंज है। अगर आप स्ट्रैटेजी ट्रेड करना चाहो तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। 1140 लेके 1200 के 2 कॉल बेच के 1:2 का स्प्रेड बनाओगे। अपसाइड मुझे लगता है कर्टल रहेगी अराउंड 1160 टाइप्स। ओके, ये है आपके लिए सन फार्मा। नजर रखिए इस पर, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, और सुमित जी दे रहे हैं आपको कैश का ऑप्शन। सुमित जी बताएं सर। जो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 260 टू 60.50, 260 रुपया 260 रुपया 50 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट। इसके अंदर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक गिरावट दिखाया, गिरावट दिखाने के बाद थोड़ा साइडवेज चला, अभी वापस से थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। कल का लो स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन के जरिए 260 वाला पुट अभी 8 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। जी एंटरटेनमेंट का 260 का पुट 8.5 के पास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। इसके अंदर 252 रुपए से लेकर 250 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए 260 का पुट खरीदारी करें। नीचे पे 6 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 11 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 14 रुपए का। तो जी का 260 का पुट खरीदारी करें 6 रुपए के स्टॉप लॉस से 11 से 14 के टारगेट्स के लिए।
11 और 14 के टारगेट के लिए जी का पुट खरीदना है 260 रुपए का। ये आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय आ रही। थोड़ा प्रेशर इस पर बनते हुए भी आपको दिख रहा है, स्टॉक में गिरावट भी आई है। आइए एविएशन स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। इंटरग्लोब की तो रिसेंटली बात चल ही रही थी, बट डेटा कैसा रहा है सितंबर में एयर ट्रैफिक को लेकर, आंकड़े क्या बता रहे हैं और आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा, क्योंकि अब आप फिर से एक ट्रैवल सीजन में जा रहे हैं। कुशल हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए पीक ट्रैवल सीज़न का जो आगाज़ है वो काफ़ी अच्छे से होता हुआ दिख रहा है। सितंबर महीने में यहाँ पर जो घरेलू एयर ट्रैफिक है उसका डेटा आया है। 18% की ग्रोथ सालाना आधार पर सितंबर महीने में हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट आप जनवरी से सितंबर महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें देखेंगे तो उसमें तो 29% की ग्रोथ डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक पर बढ़ती हुई नज़र आई है। तो इससे तो एक बड़ा फ़ायदा है। साथ ही कौन सी ऐसी एयरलाइंस जिनका पैसेंजर लोड फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रहा है, उसमें विस्तारा इस चीज़ को लीड करता हुआ दिख रहा है, जिसमें 92% PLF था। स्पाइस जेट 91.4, अकासा एयर 88.1% और इंडिगो 84.7% था। सितंबर महीने का मार्केट शेयर डेटा भी आया है, जिसके अंतर्गत इंडिगो अभी भी लीड करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो बढ़त है इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 63.4% हो गया है 63.3% के मुकाबले। और विस्तारा 9.8% का मार्केट शेयर अगस्त में था, वो बढ़कर अब डबल डिजिट में आ चुका है। 10% का मार्केट शेयर अब विस्तारा होल्ड कर रहा है और एयर इंडिया भी 9.8% हो गए हैं। एयर एशिया देखेंगे तो 6.7% ये भी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो 26-27% का मार्केट शेयर आप देखिए ओवरऑल टाटा ग्रुप भी अब होल्ड करता हुआ दिख रहा है भारतीय एविएशन स्पेस में। और साथ ही स्पाइस जेट का भी 4.4% अभी मार्केट शेयर सितंबर में आता हुआ दिख रहा है। तो लार्जली जिस तरह का अभी रुझान है सितंबर महीने का, आगे चलकर यही दिखेगा कि अक्टूबर और जो नवंबर दिसंबर का पीरियड है वहाँ पर भी एयर ट्रैफिक आपको और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, ये है आपके लिए एयर ट्रैफिक डेटा का ट्रेंड। सेठी साहब से भी एक बार राय लेते हैं। आज सुबह इंटरग्लोब पर सत्यजीत का भी प्लेयर ऑफ द डे आया था। सेठी साहब, क्या करना है इंटरग्लोब एविएशन में सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, होल्ड करना है। जिस तरह की खबरें हैं या जिस तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है भारत में, और कई सारे नए एयरपोर्ट्स भी आ रहे हैं, कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, फिर एयर फेयर्स की भी, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसके चक्कर में आज अगर किसी को अहमदाबाद जाना हो तो 20-25 हज़ार के नीचे टिकट नहीं है अगर पहले से बुक नहीं किया हुआ हो। तो इस तरह की डिमांड है एयर टिकट्स की। मुझे लगता है अच्छा करेगा ये स्टॉक और बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी करंट लेवल से। सेठी साहब, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार जरा सेठी साहब और बाकी एक्सपर्ट से भी राय लें कि ऐसे टिकट्स में ऐसा ट्रेडिंग अलाउ नहीं करनी चाहिए पहले शुरुआत में। अनिल जी, टिकट्स का तो मुझे पता नहीं है, बट जो स्टेडियम की टिकट्स है, क्रिकेट मैच टिकट, उसमें तो बहुत भारी ट्रेडिंग हो रही है अनिल जी। उससे ना उसमें कुछ नहीं, उससे ज़्यादा पैसा इसमें है। आप साल भर पहले बुक कराओ, पता चला अहमदाबाद की टिकट 2-2 हज़ार रुपये में मिलती है। ठीक है, ट्रांसफरेबल नहीं है ना अनिल जी। ये एयर टिकट तो आप एयरलाइन को बोल के नाम चेंज नहीं करवा सकते ना। हाँ, इसीलिए तुम बोल रहा हूँ कोई ऐसा सिस्टम हो ना, ट्रेडिंग वाला ट्रांसफर हो जाए तो अपने आप भाव कम हो जाए, है ना। बट सर अनिल जी, बॉम्बे से अहमदाबाद जाने के लिए लोग फिर बाई रोड ही प्रेफर कर रहे हैं, ट्रेनों में भी जगह नहीं है। कई लोग इससे बातें हुई अनिल जी, तो भाई 7-8 घंटे में पहुंच जाएंगे बाई रोड, सुबह जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, बात तो सही है आपकी। काफी लोग बाई रोड जा रहे हैं, मतलब काफी लोग आज ही जाएंगे। आज क्या, कल ही बहुत लोग पहुंच गए। अच्छा, कल ही पहुंच गए। हाँ, क्या है कि आज ट्रैफिक वैफिक ये वो, और क्या है, बड़ा मैच है, सबको 11, 11:30, 12 बजे स्टेडियम में पहुंचना है सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो वो अति उत्साहित लोग जो अगर ये सोचे कि हम तो एकदम लास्ट मिनट में पहुंचेंगे, वो रह जाएंगे फिर। हाँ, वैसा है। सो इसलिए जी आशीष सर कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। अनिल जी, ये टिकट्स वाला प्रपोजल तो मैं बहुत पहले दे चुका हूँ कि आज की डेट में अगर कोई लॉन्ग होना चाहिए तो अनिल जी वो प्लेटफॉर्म मिल जाना चाहिए टिकट्स लॉन्ग करने का। पर अनिल जी, एक ना और बड़ी पिक्यूलियर चीज देखने को मिलती है, जैसे पर्टिकुलर 2 सेक्टर्स में, अहमदाबाद में और गोवा में। अनिल जी, जाने की टिकट होती है 3,000 की, आने की होती है 10,000 की। मतलब इतना डिफरेंस होता है ये, मतलब मुझे तो ना गोवा जाके आना क्यों है आपको वापस? ये मतलब समझ नहीं आया कि क्या होता है। अनिल जी, अक्सर देखा मैंने अहमदाबाद में और गोवा में, जाने की होगी 3,000 की और आने की 3 गुना टिकट होगी। अच्छा, ये कारण समझ नहीं आएगा। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे भी एक बार जरा रिसर्च करनी चाहिए। हाँ, अभी मैं लेटेस्ट कहाँ गया था लास्ट वीकेंड पे, मतलब फ्लाइट एकदम खाली आ रही है और फिर भी टिकट के दाम अनाप शनाप है ऐसा। हाँ, फुल फ्लाइट भी नहीं। फुल फ्लाइट हो तो समझ में आता है कि डोमेस्टिक रूट पे 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की टिकट है वन साइड, और फ्लाइट खाली पड़ी। पता नहीं भगवान जाने क्या हिसाब किताब है। एनीवे, चलो ठीक है, जो है वो है, बस ऑप्शन तो अपने पास ज़्यादा कुछ है नहीं। आइए, इस बीच डालमिया भारत
कल शनिवार को नतीजे पेश करेगा अपनी सितंबर तिमाही के। अनुमान जान लेते हैं, और अनुमान जानना इसलिए भी जरूरी कि इससे काफ़ी कुछ अंदाज ये लगेगा कि सीमेंट कंपनियों के लिए ये तिमाही कैसे रहने वाली है। तो डालमिया भारत 2300 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अरमान तैयार है, पोल लेकर बताएं। जी सर, बिल्कुल। नतीजे अगर आप देखें सीमेंट कंपनियों के कंपैरेटिवली अब ये वाली तिमाही में अच्छे आने वाले हैं। आय देखें, आय का अनुमान ये है लगभग 15% के आसपास बढ़ के आएगी, और इस आय में योगदान आपको वॉल्यूम का भी दिखेगा। वॉल्यूम लगभग 11% के आसपास जो है ग्रोथ का अनुमान है YOY, और उसी के साथ साथ रियलाइजेशन जो है, क्योंकि पूर्व में जो कि अगर आप इनके लिए देखें महत्वपूर्ण है, वहां पर जो प्राइस हाइक लिया था उसके चलते रियलाइजेशन भी 3% इंप्रूव होगा। तो वॉल्यूम भी इंप्रूव होगा, रियलाइजेशन भी इंप्रूव होगा। उन दोनों के चलते क्या हुआ, आय में भी लगभग 15% के आसपास की बढ़ोतरी है। अब बात आती है मार्जिन पर, तो जो अगर आप वेरिएबल कॉस्ट देखें, प्रति टन 10% घटने का अनुमान है, क्योंकि जो कंपैरेटिवली जो कॉस्ट लगी है पिछली बार की तुलना में वो इस बार कम हुई है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्रति टन घटेगी, रियलाइजेशन इंप्रूव हुआ है, वॉल्यूम इंप्रूव हुआ है, उसके चलते क्या हुआ, मार्जिन जो हैं वो बेहतर होते हुए आएंगे। जो मार्जिन से 12.8% के बेहतर होकर लगभग 17.7% के आसपास आते हुए दिखेंगे। कामकाजी मुनाफा इसी के चलते लगभग 60% के आसपास हो सकता है, यहाँ पर आपको बढ़ोतरी आते हुए दिखे। और मुनाफे में भी आपको इसी के चलते अच्छा खासा उछाल दिखेगा, 46 करोड़ से लगभग 134 करोड़ के आसपास जो है मुनाफा आने वाला है। तो वॉल्यूम बढ़ेंगे, रियलाइजेशन थोड़े इंप्रूव होकर आएंगे, और मार्जिन्स भी अच्छे खासे इंप्रूव होकर आएंगे। तो ओवरऑल डालमिया भारत के नतीजे हो सकता है बढ़िया आते हुए दिखे। बढ़िया नतीजे आ सकते हैं डालमिया भारत के। स्टॉक में तो कुछ समय कुछ ज़्यादा एक्शन है नहीं। एक बार सेठी साहब से भी राय ली जाए। सेठी साहब, कोई एक्सपेक्टेशन पहली सीमेंट कंपनी के अर्निंग्स आने वाले हैं? नहीं, देखिए पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स तो बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं लगते, बिकॉज एक तो डिमांड भी थोड़ी स्लैक थी, और बट अभी हाल फिलहाल हम सुन रहे हैं कि सभी कंपनियों ने अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं, खास करके साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज ने। तो मुझे लगता है सेक्टर अच्छा करेगा, और कई सारे स्टॉक्स हाल ही में रिकमेंड भी किए हुए हैं, बट वो ज़्यादातर छोटी साइज वाले सीमेंट स्टॉक्स है, जैसे ओरिएंट सीमेंट मैंने किया हुआ है, हेडलबर्ग सीमेंट, स्टार सीमेंट। फिर आप मुझे लगता है मिड साइज जो सीमेंट स्टॉक्स है वो अच्छा कर सकते हैं। एनसीएल इंडस्ट्रीज मेरा एक पसंदीदा स्टॉक होता है, और उसमें भी कई सारे डेवलपमेंट्स हैं मुझे लगता है। और साउथ में जिस तरीके से रेट्स बढ़े हैं, तो साउथ बेस्ड जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी तेजी हो सकती है। तो जिनके पास है होल्ड करना है, बाकी कोई गिरावट आती है बाजार में तो उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो ये है आपके लिए सीमेंट स्टॉक्स। देखते हैं, नंबर्स का सीजन शुरू हो रहा है, और कुछ आईटी के रिएक्शन तो हमने देख ही लिए हैं। अब देखते हैं सीमेंट की तरफ से भी आपको क्या कुछ मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। बंधन बैंक पर गिरावट है, इसको जरा पुलअप करिए। बाकी हम आईटी के वीकनेस को तो देखकर चल ही रहे हैं। बंधन बैंक इस समय आपके लिए 0.4% नीचे है। इस चार्ट में क्या हो गया, एक बार जरा हिमांशु जी से चार्ट चेक लिया जाए। हिमांशु जी देखें, बंधन बैंक आज कमजोर है सर। बिल्कुल, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है स्टॉक में। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, और 230-232 रुपए के आसपास काफी मेजर सपोर्ट्स प्लेस्ड हैं। तो यहाँ से 7 से 8 रुपए की गिरावट नहीं की जा सकती पर्सपेक्टिव से 230। आई थिंक थोड़ा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी ब्रेक ले के बात कर रहे हैं। हम बार बार जो ब्रेक लेते हैं शो के दौरान, उसका बदला हिमांशु जी ने ले लिया आज सारा एक साथ। किसी बंधन बैंक में सवाल पूछा था। बंधन बैंक पे तो हिमांशु जी की मदद तो करेंगे, उनके काबिल दोस्त बंसल जी, बार बार मेरे प्रिय दोस्त, वो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, माय डियर फ्रेंड। हाँ जी, आपके डियर फ्रेंड बंसल जी, उनकी आवाज़ बराबर उससे पहुंच नहीं पा रही, ब्रेक ले रहे हो, जरा बंधन बैंक पे राय दे उनके बिहाफ पर। नहीं अनिल जी, देखिए इसमें पहले तो एक ब्रेकडाउन हुआ है, तो जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशंस ले रखी है निकल जाना चाहिए। 245 की एक नेकलाइन को तोड़ा है। और दूसरा अनिल जी, वो मैं हिंदी मूवी से इंस्पायर्ड हूँ अनिल जी, वहाँ जब दो वकील बात कर रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे को काबिल दोस्त मतलब कि प्रिय दोस्त बोलते हैं, तो मैं उस सेंस में अनिल जी हिमांशु जी को प्रिय बोल रहा था। और तीसरा, हिमांशु जी शायद ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर हैं, तो जिस भी होटल में हैं उन्होंने अच्छा वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं दी हुई है। उनको बताना चाहिए था कि भैया जी बिजनेस पे लाइव शो कर रहा हूँ, अच्छी मतलब कि वो जीबी का वो चाहिए मेरे को, तो उन्होंने दिया नहीं है। तो हिमांशु जी सुन तो पा रहे होंगे, तो एक बार होटल्स को जब भी जाते हैं तो पहले अनिल जी की फोटो दिखा के जी बिजनेस का नाम देके, शो कर रहे हो ना कर रहे हो, अच्छा वाईफाई तो ले लें। शो नहीं कर रहे हो तब भी ले लें, शो नहीं कर रहे हो तो किसमें चाहिए वाईफाई भाई साहब, आपको करना क्या है फिर तो। चलिए बढ़िया।
लेकिन आइए एक बिगुल अनिल जी घर पे जी 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 बोलिए। नहीं अनिल जी, घर पे वाइफ है, बच्चे हैं, फेस टाइम वीडियो कॉल पे बात तो करेंगे ना, उसके लिए भी तो अच्छा वो चाहिए कनेक्टिविटी। उसके लिए भी अनिल जी वेरी नाइस अनिल जी की फोटो दिखाई बहुत बढ़िया है मंत्री जी, वेरी नाइस। आइए सेठी साहब के लिए एक बिगुल, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो अब स्टॉक में खरीदारी करनी है वो स्टॉक सुमित को जमेगा। जमुना ऑटो में खरीदारी करने की सलाह है 118 के लेवल। जमुना ऑटो? हाँ हाँ जमुना ऑटो। सुमित जी को एक ही चीज जमी आज तक हमें पता है जी सर। आपने बीच में सुमित जी ने अपना बिगुल बजवा लिया तो मुझे लगा गए काम से, यही स्टॉक आज जी जी बताएं। आते रहता है ना इनके रडार पे। तो अनिल जी, जमुना ऑटो पे खरीदारी करने की सलाह है। 118 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है और इसका पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 130 का, स्टॉप लॉस रखना है 112 रुपए का। अनिल जी एक मार्केट लीडर है ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में, मेनली लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स प्लस कई सारे दूसरे कंपोनेंट्स जितने भी मेजर सीवी मैन्युफैक्चरर्स है उनको सप्लाई करती है। और इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में एग्रीकल्चर के सेगमेंट में भी फोरे किया है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इनके 10 से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। फिर क्लाइंट लिस्ट देख रहा था तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। जितने भी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, फिर एस्कॉर्ट्स, डेमलर, फोर्स मोटर्स, सभी इनके क्लाइंट लिस्ट में है। और जून तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 45 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 37 करोड़ का पैट था, मतलब 22% की ग्रोथ दर्ज करी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 28%। एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है और बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। और FIs भी अराउंड 17-18% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें ICICI प्रू है, HSBC, इन्वेस्को, UTI, एक्सिस वगैरह ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से चलने को तैयार हो रहा है और खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 130, स्टॉप लॉस ऑफ 112। 130 के टारगेट के लिए जमुना ऑटो पर रखिए नजर। यूजुअली सुमित जी के रेडार पर आता है, बट सेठी साहब के भी रेडार पर है और स्टॉक में आपको मोमेंटम भी इस समय दिख रहा है। आइए बाजार का एक हेवीली ट्रैक्ड स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट, हालांकि ये वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं है बट ट्रैक हेवीली होता है और इसके नतीजों का अनुमान भी हमारी टीम हर बार आपके लिए लेकर आती है। नतीजों से पहले आज डेज हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। इनके अपडेट के बाद थोड़ा एक्शन जरूर हमने स्टॉक में देखा था। नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या एक्सपेक्ट करना है। नंबर्स आ रहे हैं कल, नुपुर बताइए। बिल्कुल, आय का जो आंकड़ा है वो तो Q2 अपडेट के साथ ही आ गया था। 19% इस बार बढ़कर आने वाली है, 12,308 करोड़ स्टैंड अलोन लेवल पे आप देखेंगे कंपनी की आय आती हुई नजर आएगी। Q2 के अपडेट में कंपनी ने क्लियरली बताया था, अब इसलिए नजर रहने वाली है ग्रॉस मार्जिन, साथ ही साथ कामकाजी लेवल पे जो मुनाफा होगा उस पर, और कंपनी कितने स्टोर्स डालती है आने वाले क्वार्टर पर। इस बार अनुमान है कि कामकाजी लेवल पर जो मुनाफा है वो 25% से बढ़कर 1061 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन्स में पूरी उम्मीद है कि सुधार होगा, ग्रॉस मार्जिन भी सुधर कर आ सकते हैं और कामकाजी लेवल पर भी देखें तो 8% के मार्जिन इस क्वार्टर में सुधर कर 9% हो सकते हैं। मुनाफा देखें तो हालांकि 706 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर लेके चल रहे हैं, क्योंकि बेस क्वार्टर में वन टाइम एडजस्टमेंट है टैक्स का, तो बेस आपको हाई है, जिसके चलते जो मुनाफे में थोड़ी गिरावट हो सकती है। Q2 में कंपनी ने करीबन 9 नए स्टोर्स डाले और क्या आउटलुक रहेगा उस पर रहेगी नज़र, क्योंकि बाजार 50 नए स्टोर्स जोड़ने की बात कर रहा है इस साल में। एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट की भी बात करें तो आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है। Q2 में 6% की ग्रोथ क्वार्टरली अपडेट से आई थी। जो कंपनी का हाई मार्जिन बिजनेस है जनरल मर्चेंडाइज कैटेगरी वाला, उसकी ग्रोथ पर नजर रहेगी। साथ ही साथ डीमार्ट रेडी के जो विस्तार है और उस पर जो घाटा चल रहा है उस पर भी रहने वाली है नजर। तो ग्रॉस मार्जिन सुधर कर आ सकते हैं, कामकाजी लेवल पर भी इस बार अनुमान है कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा, वहीं पर रखनी है नजर। तो ये है आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट। सेठी साहब से भी एक बार राय ले ली जाए, फिर चार्ट पर भी चेक लेते हैं। सेठी साहब, एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए दीपांशु, इस तिमाही के लिए जो अपडेट्स वगैरह आए डीमार्ट के काफी अच्छे आए हैं और स्टॉक ठीक लग रहा है करंट लेवल्स पे। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, मतलब लॉन्ग रहना चाहिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। डेज हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी तो इस शो में है नहीं, बट बंसल जी एक बार जरा आप ही देख ले सर। एवेन्यू सुपरमार्ट्स 3940 के लेवल पर 4000 के बेहद करीब है इस समय सर। दीपांशु, कुणाल जी होते तो खुश भी बहुत होते हैं कि चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नेकलाइन टूटी है 3900 की
और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर 4040 4050 के प्राइजेस नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है होल्ड टाइट सेट टाइट, जिनके पास नहीं है इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। न्यूज सुपरमार्ट्स इस पर रखिए नजर। इस बीच लुपिन के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। एक दवा को यूएसएफडीए की तरफ से मंजूरी मिल गई है। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके लिए खबर आ रही है और स्टॉक भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। खबर के बाद इनफैक्ट रिएक्शन भी लुपिन में आ रहा है, 1.25% ऊपर है। यूएस में सालाना 119 करोड़ का कारोबार है, यानी कि बड़ी दवा है, बड़ा पोटेंशियल है इसके लिए और इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्शन है। करीब 1.2 बिलियन डॉलर्स की यूएस में इसकी सेल्स होती हैं, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है लुपिन के लिए। यूएसएफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। स्टॉक भी डेज हाई पर है। वागले साहब से एक बार जरा चार्ट चेक लेते हैं लुपिन पर भी। लुपिन ओके, वागले साहब नहीं है हमारे साथ। एक बार हिमांशु जी आप ही देख लें सर लुपिन का चार्ट क्या रहा है सर। 1.25% ऊपर लुपिन ट्रेड कर रहा है इस समय। दीप चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट कल से ही यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, जो चार्ट फॉर्मेशन है, वो पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पर भी यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर 1180 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 1200 रुपए तक तो जा ही रहा है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन जो बड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट है वो ऐसा लगता है कि शायद इस न्यूज के बाद बाजार 1240 1250 रुपए तक की मूव शॉर्ट टर्म में एक्सटेंड कर सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में बने रहे, फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ओके, ये है आपके लिए इस समय लुपिन। स्टॉक पर आपको एक्टिविटी दिख रही है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी खबर है, बड़ी पोटेंशियल है इस ड्रग की, जिसको यूएसएफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। आइए 3:20 इस हफ्ते की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। थोड़ी नरमी है बाजार में। पॉजिटिव आ गए थे शो की शुरुआत में हम सर, वहां से करीब 50 पॉइंट नीचे है निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा कॉशियस है इस समय, 125 अंक नीचे आपको सेंसेक्स दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं पॉजिटिव से। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी थोड़ी गिरावट आ गई, तो थोड़ा कॉशियस हो गए हैं सर बाजार इस समय। नहीं, होना भी चाहिए और इसलिए लग भी रहा था वीकेंड सेशन। और आप देखें डाउ फ्यूचर भी करीबन 150 पॉइंट ऊपर से नीचे आए, राइट, 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रखें, जो पोजीशन है वही बनाए रखें, फ्रेश ना खरीदें या बेचें। दोनों तरफ रिस्क बराबर है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको निफ्टी पर 19,650 का पुट रखना चाहिए। शॉर्ट है तो 19,850 का कॉल रखना चाहिए। 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव अगर आए, इससे ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो, तो आप अपने आप को संभाल सके। या 150 की रिस्क लेनी तो उस हिसाब से 19,600 और 19,850 का आप कर लीजिए, 19,900 का कर लीजिए, आपको जो सा ठीक लगे। लेकिन हेजिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो वीकेंड पर कुछ खराब खबर आई तो आपकी गैप डाउन नहीं आई तो गैप अप भी हो सकता है। गैप अप भी हो सकता है। हाँ, exactly. ऐसा नहीं है, क्योंकि माहौल तो आज इन्होंने पूरा बनाया है कि कुछ करेंगे। अगर कुछ नहीं किया तो, और चलो कर भी दिया, सुबह सुबह नहीं फर्क पड़ा डाउ वाउ पे, तो वो भी तो हो सकता है। लास्ट वीक भी हुआ ना, यही हुआ। तो दोनों तरफ रिस्क बराबर है। अच्छा, ऐसे देखेंगे तो डर है, और वैसे देखेंगे तो मार्केट कोई खराब बंद नहीं हो रहा। जहाँ खुला वहाँ से तो ऊपर ही बंद हो रहा है, अच्छा खासा ऊपर बंद हो रहा है, करेक्ट। सो आई थिंक दोनों तरफ रिस्क बराबर है। जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो, बराबर का हो, तो बेहतर है कि आप मंडे आके सुबह देख लेना। अच्छा, HDFC बैंक के भी रिजल्ट हैं आपके जी, वो भी डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी में क्या होना है क्या नहीं। सो आई थिंक बेटर टू स्टे लाइट, एंजॉय इंडिया पाकिस्तान, चीयर अप। Yes. उस समय आपका स्ट्रेस सिर्फ एक ही चीज का होना चाहिए, कितना जोर से हराना है पाकिस्तान को, कितना जोर से हराना है। नहीं कि अरे वो क्रिकेट मैच के बीच बीच में बदल के आपको जनरल न्यूज चैनल में हमास और इजराइल भी देखना पड़े इतनी पोजीशन ले लो, है ना। सो बेटर है सिर्फ मैच देखो, ब्रेक के दौरान भी मैच पे आने वाले ऐड देखो, जो करना है करो। स्टेडियम में अनिल जी के होंगे, उन्हें हाँ, मुझे भी देखो अगर देख पाओ तो, कैच मी इफ यू कैन, तो ऐसा है। बट इसलिए पॉइंट ये है कि ऐसे माहौल में जितनी कम पोजीशन रखो बढ़िया है, ओवरनाइट कम रखो तो ठीक है। गॉट इट सर। चलिए, हल्के रहिए, कॉशियस रहिए। मंडे नया दिन है और फ्रेश व्यू के साथ बाजार को अप्रोच करेंगे। आइए, बैंक्स के नतीजे आने वाले हैं। HDFC बैंक कल और फिर फेडरल बैंक मंडे, दोनों की बात करेंगे। उससे पहले एक बार पहले बैन से बेनिफिट क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। 10 स्टॉक्स आ चुके हैं वायदा कारोबार के बैन में। अपडेट ले लेते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष, 10 स्टॉक्स हैं, बढ़ेगी लिस्ट या कम होगी? बिल्कुल 1 डजन स्टॉक्स आपके पास मिल जाएंगे अब बैन में। 12 स्टॉक आने वाले, क्योंकि 10 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं
और इनमें से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% से कम हो। सबसे कम भी अगर पोजीशन मैं आपको बताऊं तो L&T फाइनेंस की है, करीब 83% के आसपास है। PNB 83, मनप्पुरम 84 और बाकी के सब स्टॉक्स में अगर आप देखें तो 84% से ऊपर की पोजीशंस है। 2 एंट्री करने के लिए नाम आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए मेट्रोपोलिस, यहाँ पर 104 करीब ही हो गए, 104 हो गए, राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ। पोजीशंस बढ़ गई हैं, 95% के आंकड़े को काफ़ी अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया है। सेल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो पोजीशंस हैं 96% है, दोनों स्टॉक में 95% के ऊपर है। स्वाभाविक है कि दोनों स्टॉक आपको बैंड में दिख जाएंगे, तो अब 10 की जगह 12 स्टॉक होंगे आपके पास। मेट्रोपोलिस और सेल में लास्ट मोमेंट में कम भी तो हो सकती है, एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे। तो 5 ही मिनट बचे हैं। 5 मिनट नहीं हो गया? ओके, वेरी गुड। ओके, मेट्रोपोलिस तो मेरे को लगा आशीष तो रिकॉर्ड बनाने के मूड में ही है कि 13 वाले को पार करना। 10 से बाद 12 हो जाएंगे, सोमवार को 1-2 को और घुसा देंगे, है ना। रिकॉर्ड बनाएंगे आशीष, मुझे लग रहा है इस बार ये सीरीज में होगा, लग रहा है। रिकॉर्ड तो हम भी बनाएंगे। ऐसे पूछो कैसे सर? ओलंपिक में हाँ, गोल्ड मेडल जीतने, गोल्ड मेडल एक और आने की तैयारी अभी से। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। नीचे देखो, बड़ी बिग ब्रेकिंग देखो। एग्जैक्टली। ओलंपिक में T20 फॉर्मेट में शामिल होगा ओलंपिक में, है ना। तो ये है क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की तैयारी। वाह, बिल्कुल हुआ ना, मजेदार खबर। और अच्छी खबर है क्योंकि IOC की कमेटी इस वीकेंड इंडिया आ रही है। 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक इंडिया में ही होने वाली है, और उससे पहले आपके लिए खबर आ रही है। आने के बाद तो उनको मालूम है पक्का क्या लगेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं, इतने साल तो हमने लेट क्यों कर दिया, इतना क्रेज है क्रिकेट का। तो इंडिया तो आज आएंगे तो पता चलेगा उनको, तो खाली इंडिया पाकिस्तान ही दिखाओ, समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़िया, तो अच्छी खबर। खेलों के लिए भी आती हुई दिख रही, क्रिकेट भी अब ओलंपिक का हिस्सा बनेगा। 15 से 17 अक्टूबर के बीच इनकी बैठक होने वाली है मुंबई में ही। अच्छी बात है। और कुछ खबरें भी चल रही है कि क्या फ्यूचर में ओलंपिक होस्ट हो सकता है भारत, इसको लेकर भी खबरें आ रही हैं। बट आइए, वीकेंड पर माफ कीजिएगा, फ्राइडे आने वाले 2-3 दिनों में HDFC बैंक और फेडरल बैंक दोनों के नंबर्स आएंगे। HDFC बैंक वैसे वरुण इस बार तो कुछ अनुमान, इस बार हमने प्रीव्यू बनाया नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी कमेंट्री एनालिस्ट डे में दी थी जी। उसके बाद थोड़े बहुत डेटास दिए थे उन्होंने, लेकिन एक्स HDFC दिए थे, तो इसके लिए हमने सोचा कि इस बार उसको दूर रखते हैं। जैसे रिजल्ट्स आएंगे तब आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि कैसे आए। ठीक है, फेडरल बैंक के फिर प्रीव्यू बता दीजिए। फेडरल बैंक नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो अपडेट दिया था वहाँ पे कंपनी का जो टोटल डिपॉजिट 23% बढ़ा था। इसके अलावा कंपनी के जो एडवांसेस थे 20% के आसपास बढ़ के आए थे। खासा रेशियो अलग की थोड़ा गिर के आया था, तो हमारा अनुमान है इस बार शायद आपको उसका थोड़ा इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हमारा अनुमान NIM में 13.5% की बढ़ोतरी, 2000 करोड़ रुपये। मुनाफा 19.5% बढ़ेगा, 840 करोड़ पे आएगा। NPS फ्लैट रह सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बहुत दबाव में रह सकता है, 3.15% से गिर के 3.1% पे आ सकता है। नया कारोबार में बढ़त होगी। फिनटेक पार्टनरशिप जो इन्होंने की है वहाँ से भी कंपनी को ओवरऑल अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स, मार्जिन्स गिरेंगे ये तो तय है, इस बार सारे बैंक्स के गिरेंगे शायद वो तो। मार्जिन्स में इस बार आपको थोड़ा प्रेशर इस बार आते हुए देख सकता है। बट फेडरल बैंक आज सबके रेडार पर है और कुछ बेहतरीन कॉल्स सुबह फेडरल बैंक पर आई भी थी। सुमित जी की तरफ से भी यहाँ पर खरीदारी की राय आपको आती हुई दिखी थी। अनिल जी को भी पसंद आ रहा है, देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस रहती है फेडरल बैंक की। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक्शन आपने भरपूर देखा है, हालांकि गिरावट के साथ आप बंद हो रहे हैं, बट जिस तरह की सुबह शुरुआत हुई थी निफ्टी पर, तो आपने एक स्मार्ट रिकवरी देखी है। बैंक निफ्टी हालांकि सुबह के लेवल्स के आसपास ही बंद हो रहा है इस समय। मूव ऑटोज की तरफ से आई है, अच्छा सहारा दिया है। टाटा मोटर्स आपका टॉप गेनर था, लाइफ हाई पर 5% ऊपर ये काउंटर आपको दिखा है। मारुति में भी आपने सुबह से अच्छी खरीदारी देखी है। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भी योगदान आया था। दिग्गज IT मिले जुले ट्रेंड रहे। इन्फी कमजोर था नतीजों के बाद, बट HCL टेक मजबूत था, थर्ड बिगेस्ट गेनर था निफ्टी पर। TCS कल नतीजों के बाद सुस्त था, आज थोड़ी खरीदारी इसमें भी आपको लौटती हुई दिखी है। बट इन्फोसिस में आपने 2.25% का कट देखा है। डाउनग्रेड आया UBS की तरफ से। एक्सिस बैंक और SBI दोनों टॉप लूजर्स की लिस्ट में थे, 2.25% नीचे रहे। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर USFD की आपत्तियां आई हैं, कमजोरी है। HDFC बैंक नतीजों से पहले 1% कमजोर है। ITC में भी आपने थोड़ी नरमी देखी है। कोटक बैंक गिरा है। टाटा स्टील ये भी आपको गिरते हुए दिखा है। एशियन पेंट्स, ICICI बैंक, M&M, टेक महिंद्रा ये भी आपके लिए कमजोर स्टॉक्स ही थे। वायदा कारोबार की तरफ आते हैं। जबरदस्त एक्शन आपने देखा है HDFC AMC में, सुबह से ही बजिंग है, करीब 3.5% ऊपर। मेट्रोपोलिस कल और आज के बीच में जबरदस्त मूव। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, थायरोकेयर, किम्स, विजय डायग्नोस्टिक्स जैसे काउंटर्स में आपको आती हुई दिखी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये भी लाइफ हाई पर है, 1.5% ऊपर। लुपिन के लिए अभी एक अच्छा खबर आई है, कैंसर का $1.2 बिलियन का ड्रग है जिसे मंजूरी USFDA ने दे दी है। पॉलीकैब सुबह से आपको एक्टिव दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर, इस पर आज कई रिकमेंडेशंस आ गए हैं। कॉनकॉर में भी आपने खरीदारी देखी है। इंटरग्लोब, इप्का, ग्लेनमार्क, पेट्रोनेट और सन फार्मा ये भी कुछ एक्टिव काउंटर्स थे आपके लिए।
बंधन बैंक बड़ा कट आया इसमें, 5% नीचे बंद हो रहा है। बंधन बैंक पर रखिएगा नजर, आई डोंट नो कुछ खबर से रिलेटेड एक्शन है या क्या। एम्फेसिस, बाकी आईटी आज फिसला है और एम्फेसिस ने नए एक्विजिशन की खबर दी है, उसके बावजूद 3.5% नीचे है। इन्फो एज में भी आपने कमजोरी देखी है। इंडिया सीमेंट्स आज कमजोर था, इसके साथ ही बायोकॉन, BHEL, सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडस टावर्स, LTI माइंट्री, JSPL, जी एंटरटेनमेंट और कोफॉर्ज, यहाँ पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। थोड़ी कमजोरी वहाँ पर थी और थोड़ी आखिरी 1 घंटे में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखिए दीप लगभग 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर से नीचे आता हुआ दिखा है और बैंक निफ्टी में करीबन भी 350 पॉइंट का कट आया है। एक्चुअली बैंक निफ्टी तो बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है, बिल्कुल डे लो पर जाकर बंद हो रहा है। दिख रही है आराम से 750 के ऊपर की ही मिलेगी, क्योंकि आखिरी मिनटों में फॉल तेज है। बैंक निफ्टी भी मुझे नहीं लगता कि 44,300 के नीचे बंद आपको एवरेज क्लोजिंग का दिखाएगा, लेकिन थोड़ी सी घबराहट वाला मामला दिखा भी है और उसकी वजह है कि डाउ फ्यूचर्स गिरते गिरते अब 40 पॉइंट नीचे आए हैं। जो हमने शो की शुरुआत की 125 पॉइंट ऊपर हुआ करते थे, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपके लिए आखिरी मिनटों में होती दिखी वीकेंड सेशन के पहले। और इसकी पूरी की पूरी रेट सिर्फ और सिर्फ वीकेंड सेशन और थोड़ा बहुत डाउ फीचर्स को दीजिए, बस इसीलिए हम कह रहे हैं कि 700-725 तक थोड़ा आने के चांस बन सकते हैं, वो ज़्यादा लेवल ठीक होगा। एनीवे देखते हैं क्या कुछ होता है, फाइनल क्लोजिंग कहाँ पर निकल कर आती है, उस पर रहेगा फोकस।